सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम इस वीडियो में बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का जो आपका सब्जेक्ट है एडवांस्ड अकाउंटिंग, उसके 15 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन इस वीडियो में थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करने जा रहे हैं। सेक्शन सी से हम क्या है, जो भी 15 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स आपको पूछे गए हैं पिछले कुछ टाइम में, वो सारे यहाँ पे हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको इस वाले सेक्शन से कौन कौन से क्वेश्चन क्या है करके जाने ही जाने हैं, जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको ये देख लेना है कि हाँ भाई, ये वाले क्वेश्चन आपने थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किए हों। अब इससे पहले हमने सेक्शन ए के 5 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स की भी वीडियो बनाई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पे, एंड सेक्शन बी के भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं उनकी भी वीडियो बनाई है, तो आपको वो भी देख लेनी है। एंड हमने चैप्टर वाइज भी क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स किए हैं मल्टीपल टाइम, जो आपको रिपीट हुए हैं 5 मार्क्स में, 15 मार्क्स में, तो वो भी आपको देख लेना। अब ये सारा कहाँ होगा, तो इसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसको सेव करो, शेयर करो, ठीक है, सो दैट आपको क्या है, जो भी वीडियोस बनेंगी तो उसमें अपडेट हो जाती है, तो आपको पता लग जाएंगी। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करना है। आपके ही रिस्पॉन्स के बेसिस पे क्या है, इस चैनल पे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आंसर्स को लाया जाता है। तो लाइक करो, इसको शेयर करो, एंड अपना फीडबैक आप कमेंट में दे सकते हो, ठीक है। मैंने बता दिया आपको कि जितने भी इसके ऑलरेडी हमने क्वेश्चन आंसर्स किए हैं वो प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, What is alteration of capital? Explain the various provisions of alteration of share capital as given in Companies Act 2013. Also give accounting entries. तो ये एज इट इज क्वेश्चन आपको बहुत बार आया हुआ है कि अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल क्या होता है, इसके रिगार्डिंग प्रोविजंस बताओ जो कंपनीज एक्ट 2013 में दिए गए हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को करना। तो क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, अगर हम बात करें अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल की, तो इसके रिलेटेड आपको प्रोविजंस दिए गए हैं सेक्शन 61 में, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल होता क्या है। अब देखो, अल्ट्रेशन का मतलब क्या हो गया, कहीं मतलब चेंज करना, है ना। तो आप कैपिटल में क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, कैपिटल के स्ट्रक्चर में क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। तो आपकी कंपनी का ऑलरेडी कोई ना कोई एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर होगा, अब आप उसमें क्या करना चाह रहे हो, कुछ ना कुछ चेंज लाना चाह रहे हो। तो अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल मीन्स मेकिंग चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ कंपनीज शेयर कैपिटल। तो कंपनी के जो शेयर कैपिटल का स्ट्रक्चर है उसमें आपको क्या है, चेंज लाने हैं, तो इसी को कहते हैं अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल, ठीक है। दीज चेंजेस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज, ठीक है। अब कैसे क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, हो सकता है आप शेयर कैपिटल इंक्रीज करो, हो सकता है कंसोलिडेशन करो, हो सकता है सब डिवीजन करो, या फिर कैंसिलेशन करो, या फिर कन्वर्जन ऑफ शेयर्स करो। तो इनमें से अगर कोई भी चीज़ है तो हम बोल देंगे कि हाँ भाई, आपने कैपिटल को क्या किया, अल्टर किया है। अब अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ कर रहे हो तो आपको किसके अकॉर्डिंग करनी है, सेक्शन 61 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग क्या है, करनी है, जहाँ पे आपको बताया है कि अगर कोई कंपनी अल्ट्रेशन करेगी तो उसको फॉलो करने हैं जो भी रूल्स लिखे गए हैं कंपनीज एक्ट 2013 में, ठीक है, सेक्शन 61 के अंडर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हमसे पूछा था प्रोविजन, तो देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोविजन ऑफ अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल अंडर कंपनीज एक्ट 2013 की अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है इंक्रीज ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। तो इसका क्या मतलब है, देखो, एक कंपनी है ना, वो क्या है, इंक्रीज कर सकती है अपनी मैक्सिमम कैपिटल लिमिट को, मतलब कि जो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल होती है, ठीक है, कंपनी की, वो उसको बढ़ा सकती है व्हेन एवर नीडेड फॉर बिजनेस पर्पस। जब भी उसको लगता है कि हाँ यार, अब हमें क्या है, अपनी जो ऑथराइज्ड कैपिटल है उसको बढ़ा लेना चाहिए, लिमिट को बढ़ा लेना चाहिए, मैक्सिमम लिमिट होती है जो उसको बढ़ा लेना चाहिए। अब ऑब्वियसली बात है, अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अप्रूवल मस्ट बी टेकन थ्रू अ जनरल मीटिंग। तो आपको क्या है, जो अप्रूवल है इस चीज़ का वो जनरल मीटिंग में लेना पड़ेगा, एंड ये चीज़ आपके मेंशन हो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कि हाँ भाई, कंपनी ऐसा कर सकती है। तो अगर सिंपली यहाँ पे बात करें तो अगर कंपनी चाह रही है कि उसको ज़्यादा शेयर्स इशू करने हैं फ्यूचर में, तो वो अपने इंक्रीज कर सकती है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल को, बट उसको जनरल मीटिंग में अप्रूवल चाहिए, एंड एट द सेम टाइम ये प्रोविजन उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी क्या है, लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कंसोलिडेशन एंड डिवीजन ऑफ शेयर्स। इसमें क्या लिखा है कि जो कंपनी है कैन कंबाइन इट स्मॉल वैल्यू शेयर्स इनटू लार्ज वैल्यू शेयर्स। तो जो कंपनी है वो अपने जो स्मॉल वैल्यू ऑफ शेयर्स हैं उनको कंबाइन कर सकती है लार्ज वैल्यू ऑफ शेयर्स में। फॉर एग्जांपल 10 रुपीज़ के जो शेयर्स थे, 10 शेयर्स ऑफ 1 ईच, मतलब जो 10 शेयर्स थे 1 के ईच के थे, तो 1 शेयर ऑफ 10 रुपीज़ वो कर सकती है। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट आपको ध्यान में रखना है, दिस कैन ओनली हैपन इफ शेयर होल्डर अग्री। जब शेयर होल्डर अग्री करता है एंड प्रॉपर अप्रूवल आप ले रहे हो, ठीक है, ट्रिब्यूनल से, तो आप क्या ये चीज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्मॉल शेयर्स को कंबाइन किया जा सकता है बिगर वन में, ठीक है, बट टोटल कैपिटल क्या इससे सेम रहती है, उसमें कोई ऐसा चेंज नहीं आता है। नेक्स्ट है सब डिवीजन ऑफ शेयर्स। तो सब डिवीजन ऑफ शेयर्स में क्या लिखा हुआ है कि
जो कंपनी है वो स्प्लिट भी कर सकती है अपने लार्ज वैल्यू शेयर्स को स्मॉलर पार्ट्स में, जैसे कि 1 शेयर ऑफ 100 रुपीज़ का था तो उन्होंने क्या है 10 शेयर्स ऑफ 10 ईच के बना दिए, ठीक है। तो इफ़ द शेयर्स आर पार्टली पेड अप, पर ये बात है कि अगर जो शेयर है वो पार्टली पेड अप है, ठीक है, उस पर कॉल अभी बाकी है या फिर अभी कॉल की गई है पर पे नहीं किया गया, तो ये क्या निकालेंगे, प्रपोर्शन निकालेंगे। द प्रपोर्शन ऑफ पेड अप वैल्यू शुड रिमेन द सेम लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है देखनी है। उसके बाद है सिंपल एक्सप्लेनेशन। अगर हम बात करें आगे तो कह रहे हैं जो लार्ज शेयर्स है ना उनको हम स्प्लिट करते हैं स्मॉल शेयर्स वैल्यू में, सो दैट हम इम्प्रूव कर सकें मार्केट में लिक्विडिटी, और फॉर इन्वेस्टर्स कन्वीनियंस, उनके लिए कन्वीनियंस भी हो जाता है इन्वेस्टर के लिए, ठीक है। फिर आता है डी पॉइंट आपका, कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हो और स्टॉक को शेयर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसके लिए क्या प्रोविजन है, एक कंपनी है वो कन्वर्ट कर सकती है अपने फुल्ली पेड अप शेयर्स को स्टॉक में, या फिर रिकन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है, शेयर्स को स्टॉक में या फिर स्टॉक को शेयर्स में। फुल्ली पेड अप शेयर्स क्या है, आप पहले तो ये चीज़ होनी चाहिए कि फुल्ली पेड अप शेयर्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद है इसके अंदर अगर आप पॉइंट पढ़ो, कैंसिलेशन ऑफ अनइशूड शेयर्स। तो नेक्स्ट है इफ समवन शेयर्स आर ऑथोराइज्ड बट नॉट इशूड। देखो होता है ना, कुछ शेयर्स होते हैं वो ऑथोराइज्ड तो हैं बट क्या आपने अभी तक इशू ही नहीं किया, आपको जरूरत ही नहीं पड़ी है उनको इशू करके पैसे मंगाने की, तो कंपनी उनको कैंसिल भी कर सकती है। दिस हेल्प रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। तो इससे आपकी जो ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल है वो बेसिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सिंपली अगर हम आगे यहाँ बात करें तो अगर कंपनी है उसने कुछ जो मतलब कि डजंट नीड सम प्लान शेयर्स, अगर उसको क्या है मतलब ज़रूरत ही नहीं है कि भाई हाँ ये वाले शेयर्स भी क्या है इशू किए जाएं, तो उसको कैंसिल कर सकती है, ठीक है, अपनी कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे नोटिस टू रजिस्ट्रार, सेक्शन 64। एज पर सेक्शन 64 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, अगर जो कंपनी है उसने अल्टर की है अपनी कैपिटल तो उसको सेंड करना पड़ेगा नोटिस 30 दिन के अंदर अंदर अपने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, ठीक है, ROC को सबमिट करना पड़ेगा उसको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, ये सारी चीज़ एंड विद फीस। एंड इफ़ दिस इज़ नॉट डन, और अगर ऐसा नहीं करती है वो 30 दिन के अंदर नहीं भेजती है इन्फॉर्मेशन वगैरह, तो कंपनी को क्या है फाइन चढ़ सकता है 1000 पर डे से लेके मैक्सिमम 1 लाख तक, ठीक है। तो ये है यहाँ पे सारा हमने पढ़ा प्रोविजंस के रिगार्डिंग। अब हम देख लेते हैं, आपको यहाँ पे जर्नल एंट्रीज भी पूछी थी, तो जर्नल एंट्रीज फॉर अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल की बात करें तो सबसे पहला क्या, अगर आपको इंक्रीज करनी है अपनी ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल तो यहाँ पे नो जर्नल एंट्रीज नीडेड इन द बुक्स, ठीक है, फॉर इंक्रीज ऑथोराइज्ड कैपिटल। तो यहाँ पे कोई नीड नहीं है जर्नल एंट्री को डालने की, बिकॉज क्या है यहाँ पे आप इंक्रीज कर रहे हो अपनी ऑथोराइज्ड कैपिटल को। फिर सेकंड था, अगर कंसोलिडेशन कर रहे हो अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स को इनटू शेयर्स ऑफ हाई वैल्यू में, ठीक है, तो कंपनी हैज, जैसे फॉर एग्जांपल के थ्रू आपको बताना पड़ेगा तभी तो जनरल एंट्री दोगे। तो कंपनी के पास मान लो 50,000 के इक्विटी शेयर है जिनकी क्या है ₹10 ईच के हैं, वो कन्वर्ट कर रही है इनको, देखो 50,000 के इक्विटी शेयर्स को वो 5,000 इक्विटी शेयर बना रही है, और जो ₹10 के थे अब वो ₹100 बना दे रही है। तो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा कोई चेंज नहीं आया, ठीक है, बट आपने क्या है बस वो चेंज की है। तो यहाँ पे लिखा है इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, ₹10, तो 5 लाख हो गया, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और 100 के हिसाब से कर दी एंट्री 5 लाख। तो आप यहाँ पे नरेशन भी डाल सकते हो। तो कंबाइन किया मैनी स्मॉल शेयर्स को फ्यूअर लार्ज शेयर्स में, टोटल वैल्यू क्या है स्टे सेम रही। नेक्स्ट है, अगर सब डिवीजन ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स इनटू स्मॉलर वैल्यू कर रहे हो, सब डिवाइड कर रहे हो, तो देखो कंपनी के पास 5,000 के इक्विटी शेयर थे जो 100 के इस थे, अब आप 50,000 के इक्विटी शेयर बना रहे हो, बट क्या है जो रुपीज़ है वो 10 करती है 100 की जगह। तो जनरल एंट्री आप देख सकते हो, इक्विटी शेयर कैपिटल 100 रुपीज़ के हिसाब से एंड टू शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या है 5-5 लाख से है, तो यहाँ पे भी क्या है नरेशन डाल सकते हो आप, और यहाँ पे भी क्या है जो 100 का था वो आपने 10 बनाया एंड जो वैल्यू है वो सेम रही। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ फुल्ली पेड शेयर इनटू स्टॉक। अब अगर फुल्ली पेड शेयर हैं आपके, क्योंकि फुल्ली पेड होने चाहिए थे, वो भी हमने कंडीशन पढ़ी थी, अगर उनको स्टॉक में कन्वर्ट कर रहे हो तो एग्जांपल देखो 50,000 के शेयर है, ₹10 ईच के हैं, कन्वर्ट करना चाह रहे हो आप उसको स्टॉक में, तो इक्विटी शेयर कैपिटल को आप 5 लाख से वो करोगे, और क्या क्रिएट हो रहा है स्टॉक अकाउंट, तो 2 इक्विटी स्टॉक अकाउंट और 5 लाख से। सिंपल वर्ड में यही बोला है, शेयर्स क्या है यहाँ पे आप स्टॉक में कन्वर्ट कर रहे हो। अब है यहाँ पे जर्नल एंट्री फॉर कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इनटू शेयर, तो अगर स्टॉक को शेयर में करना है तो यहाँ पे ये एंट्री है। अब आगे अगर हम देखें तो अगर कैंसिलेशन करने हैं आपको अनइशूड शेयर्स, ठीक है, तो जब आपने शेयर्स इशू ही नहीं किए हैं तो अब उनको अगर कैंसिल कर रहे हो तो यहाँ पे कोई जनरल एंट्री रिक्वायर्ड नहीं होती है, बिकॉज ये अफेक्ट ही नहीं कर रहा है आपकी पेड अप शेयर कैपिटल को, ये सिर्फ आपकी रिड्यूस करेगा ऑथोराइज्ड कैपिटल। कैसे रिमूव कर देंगे उतने शेयर्स को जो आपने कभी इशू ही नहीं किए थे। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज परचेज कंसिडरेशन, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ परचेज कंसिडरेशन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। तो ये क्वेश्चन ना आपको करके ही जाना है, ठीक है, ये हर बार रिपीट होता है
और 5 मार्क्स में है, 15 मार्क्स हैं, कभी ये 15 मार्क्स में भी आया और 5 मार्क्स में भी आया, तो 20 मार्क्स का भी ये क्या है, अपने आप में ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाई गई है जो आई गेस 25 मिनट की है, तो उसमें हमने ना डिटेल में किया इस टॉपिक को। परचेज कंसिडरेशन क्या होता है, इसके वेरियस मेथड्स बताने हैं, कैसे आप कैलकुलेट करते हो परचेज कंसिडरेशन को, किस किस मेथड के थ्रू एंड एग्जाम्पल्स के थ्रू वहाँ बताना है। तो ये 15 मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेक श्योर कि आपको इसको छोड़ के नहीं जाना है। अब ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है ऑलरेडी कवर्ड इन डिटेल लेक्चर। तो इस लेक्चर जो ये वाला है क्वेश्चन, ठीक है, इसको क्या है इसी के साथ अटैच कर दिया जाएगा, तो आप उसको क्या है इसके बाद देख सकते हो। और सेम क्वेश्चन देखो यहाँ पे आया हुआ है, डिफाइन परचेज कंसिडरेशन, स्टेट द अकाउंटिंग प्रोसीजर इन बुक ऑफ एक्वायरिंग कंपनी इन केस ऑफ अमेलगमेशन। ठीक है, तो देखो परचेज कंसिडरेशन का मीनिंग हम देख लेते हैं। इसके बाद क्या है, जो वो वीडियो है वो आपको यहाँ पे अटैच कर दी जाएगी, तो आपको क्या है परचेज कंसिडरेशन वाला जो पार्ट है वो भी इसी में ही मिल जाएगा, सो दैट आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो देखो परचेज कंसिडरेशन क्या होता है भाई। परचेज कंसिडरेशन वो टोटल अमाउंट होती है जो पे की जाती है, ठीक है, पे की गई है बाय द परचेजिंग, मतलब जो एक्वायर कर रही है कंपनी, ठीक है, वो पे करेगी, ठीक है, किसको करेगी, शेयर होल्डर्स को करेगी, किसके, सेलिंग कंपनी के, ठीक है, क्योंकि वो टेक ओवर कर रही है उनका बिजनेस। तो एक्वायरिंग कंपनी, परचेजिंग कंपनी अमाउंट को पे करती है सामने वाली कंपनी को, ठीक है, जिस कंपनी को वो एक्वायर कर रही है, और क्या अमाउंट पे कर रही है उसे ही कहते हैं परचेज कंसिडरेशन। अभी जो कंसिडरेशन है ये कैश में दे सकते हो, शेयर्स में दे सकते हो, डिबेंचर्स में दे सकते हो, या इनमें से किसी का भी मिक्स बना के आप दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल मेथड देखें तो ये डिटेल में हमने डिस्कस किया है, यहाँ पे ये मेथड आपको पढ़ के जाने हैं। लमसम मेथड, ठीक है, शेयर एक्सचेंज रेशो, नेट एसेट मेथड, नेट पेमेंट मेथड, तो ये सारे हमने किए हैं। आप उस वीडियो को देख सकते हो, और अगर वो वीडियो होगी तो इसके बाद भी क्या है लगा दी जाएगी। व्हाट इज परचेज कंसिडरेशन, मेथड्स टू कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन। अब देखो 5 मार्क्स में आपको मीनिंग ऑफ परचेज कंसिडरेशन आया हुआ है, एंड 5 मार्क्स में ही आपको इनमें से कोई भी एक मेथड पूछ लिया जाता है कि हाँ भाई ये वाला मेथड क्या है बताओ, तो आपको 5 मार्क्स में भी आता है ये कोई भी मेथड या फिर परचेज कंसिडरेशन, और 15 मार्क्स में ये डिटेल क्वेश्चन आता है परचेज कंसिडरेशन क्या होती है, एंड उसके मेथड्स बताने हैं कि कैसे आप परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट करते हो। तो ये इस टॉपिक के ऊपर पूरी वीडियो होगी, क्वेश्चन के थ्रू कर रहे हैं हम। क्वेश्चन आपको एज इट इज़ 15 मार्क्स में आया है, आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हम सिंपल लैंग्वेज में इसको समझेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो या फिर वीडियोस देखते हो और सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपको ये मेक श्योर कर लेना है कि आप सब्सक्राइब कर लो, सो दैट अब इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ आएंगे आपको टाइमली पता लग जाए और कोई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए करनी। एंड लाइक करो इनको एंड शेयर करो, क्योंकि आपके रिस्पॉन्स के बेसिस पे क्या है इस चैनल पे वीडियोस आती हैं, और आपका कोई क्वेश्चन है तो आपको वो क्या है कमेंट में लिखना है। पर उससे पहले इस सब्जेक्ट के ऊपर हमने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, 5 मार्क्स के भी मिलेंगे, और प्रीवियस ईयर 2024 का जो पेपर है उसका सेक्शन ए भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या है प्लेलिस्ट को सेव कर लेना है, और उसको क्या है जितने भी वीडियोस बनी हैं उनको देखना है, और जैसे जैसे वीडियोस आ रही है उन्हें भी क्या आपको टाइम टू टाइम देखना है। और उसके अलावा फिर अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन चाहिए तो आप क्या कमेंट में लिख सकते हो, वीडियो कैसी लगी वो आपको कमेंट में लिखना है, अपना फीडबैक देना है, और लाइक करके शेयर तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको करना है। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी वीडियो बनती है, कोई भी अपडेट होता है, कोई भी मैसेज आपको देना होता है, सबसे पहले वहाँ पे उसे लिखा जाता है, तो आपको पता लग जाएगा। एंड जो इसके नोट्स हैं एडवांस्ड अकाउंटिंग के, ये पेड है, तो अगर किसी को बाय करने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आपको जो बोला है उसे ज्वाइन करना, वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी डिटेल्स कि कैसे क्या है आपको बाय करने हैं ये नोट्स। तो स्टार्ट करते हैं। फाइनली ये इन्फॉर्मेशन थी, एंड जिन्होंने पुरानी वीडियोस देखी हैं उन्हें पता होगा कि कैसे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को करते हैं, और अगर नहीं देखा तो आप क्या वो प्लेलिस्ट को पूरा अच्छे से करके जाओ, बिकॉज वहाँ पे हमने क्या चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और कुछ के प्रैक्टिकल्स भी किए हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को समझना। तो सबसे पहला क्वेश्चन, या हम ये कह लें कि टॉपिक है हमारा पूरा, कि परचेज कंसिडरेशन क्या होता है, एंड फिर आपको बताना है कि अगर ये परचेज कंसिडरेशन जो अगर आप समझ जाओगे तो अब इसको निकालते कैसे हैं वो हमें बताना है, ठीक है। तो देखो होता क्या, अगर हम समझे तो कोई भी कंपनी है मान लो, ठीक है, तो कोई कंपनी है, अगर उस कंपनी को किसी दूसरी कंपनी के द्वारा क्या है खरीदा जा रहा है, ठीक है, कोई ए कंपनी है उसको क्या है बी कंपनी क्या कर रही है खरीद रही है, तो डेफिनेटली कुछ पैसा देगी, है ना, परचेज करने के लिए कुछ तो कंसिडरेशन देगी ना वो। अब कंसिडरेशन आपको पता है क्या होता है, ठीक है। तो परचेज करने के लिए कोई भी कंसिडरेशन अगर कंपनी बी कंपनी ए को दे रही है उसको खरीदने के लिए, तो ऐसे तो खरीदेगी नहीं कंपनी को, कुछ ना कुछ पे करेगी, तो जो वो दे रही है उसे ही क्या बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पढ़ लेते हैं कि क्या बोला जा रहा है, कि
वो अमाउंट जो ट्रांसफरी कंपनी, अब ये ट्रांसफरी कंपनी क्या होती है? नई कंपनी, ठीक है। ट्रांसफरी कंपनी क्या होती है? नई कंपनी। जो अमाउंट नई कंपनी मतलब ट्रांसफरी कंपनी क्या है? पुरानी कंपनी को देती है, दैट मीन्स ट्रांसफरर को देती है, ठीक है, उसका बिजनेस खरीदने के लिए, उसी को क्या बोलते हैं हम? परचेज कंसिडरेशन। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, द अमाउंट पेड बाय वन कंपनी। वन कंपनी मतलब ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरी कंपनी क्या है? कौन है ट्रांसफरी कंपनी? नई कंपनी, न्यू कंपनी, जो क्या है? बाय कर रही है, ठीक है, बाय कर रही है और जो पैसा दे रही है। अच्छा, किसको देगी? पुरानी कंपनी को, क्योंकि बाय किसको कर रही है? वो पुरानी कंपनी को कर रही है। और यहाँ पे उसे क्या बोल रहे हैं? ट्रांसफरर कंपनी बोल रहे हैं, ठीक है। तो उसको दे रही है पैसा कि भाई हाँ उसको खरीदा जा रहा है, तो उसको क्या है? पैसा दिया जा रहा है उस कंपनी को, ठीक है। तो यही लिखा है, द अमाउंट पेड बाय वन कंपनी कॉल्ड द ट्रांसफरी कंपनी टू एक्वायर, क्योंकि वो परचेज कर रही है, ठीक है, अनदर बिजनेस को, अनदर कंपनी को, तो उसे बोलते हैं ट्रांसफरर कंपनी। अच्छा, अब आप पे कर रहे हो परचेज कंसिडरेशन, तो भाई वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। किस फॉर्म में हो सकता है? इनमें पहला, कैश के फॉर्म में हो सकता है, वो शेयर्स के फॉर्म में हो सकता है, वो डिबेंचर्स के फॉर्म में भी हो सकता है, या किसी और चीज़ के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। इनमें से किसी मिक्स भी, कुछ कैश दे दिया, कुछ शेयर्स दे दिए, कुछ डिबेंचर्स दे दिए, तो मिक्स भी हो सकता है, एंड पूरा कैश, पूरा शेयर्स या डिबेंचर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल देखो, तो मान लो एक्स लिमिटेड है, वो बाय कर रही है वाई लिमिटेड को, देन वट एवर एक्स लिमिटेड पे, तो कुछ भी अगर एक्स लिमिटेड पे दे रही है वाई लिमिटेड को, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। तो यहाँ अगेन देखो क्या लिखा हुआ है, परचेज कंसिडरेशन मतलब टोटल वैल्यू जो पे की गई है वन कंपनी ने एक्वायर करने के लिए अनदर कंपनी को। ये रिप्रेजेंट करता है कि भाई अगर हम एक्वायर कर रहे हैं किस कंपनी को, किसी कंपनी को, तो हम कितना अमाउंट आपको दे रहे हैं उसके बदले, ठीक है। ये किस फॉर्म में हो सकता है? कैश के फॉर्म में हो सकता है, शेयर्स के फॉर्म में हो सकता है, डिबेंचर के फॉर्म में हो सकता है, या इनमें से किसी के भी कॉम्बिनेशन के थ्रू आप क्या है? पे कर सकते हो। अब आगे अगर हम देखें तो परचेज कंसिडरेशन का और अगर हम मीनिंग देखें यहाँ पे, तो क्या लिखा हुआ है? परचेज कंसिडरेशन इज द प्राइस पेबल बाय ट्रांसफरी कंपनी टू द ट्रांसफरर कंपनी फॉर द परचेज ऑफ इट्स बिजनेस। तो ये आपको समझ आ गया कि परचेज कंसिडरेशन वो प्राइस है जो कि पे किया जा रहा है, किसके द्वारा? ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा। किसको किया जा रहा है? ट्रांसफरर कंपनी को किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम क्या है? बिजनेस को खरीद रहे हैं उनका। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 है जो वो डिफाइन करता है कि परचेज कंसिडरेशन, उसने बताया है क्या होती है परचेज कंसिडरेशन? जो शेयर्स और सिक्योरिटीज नई कंपनी ने पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर्स को दिए, प्लस कैश या एसेट्स जो दिए गए हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? कि भाई ये क्या है? सब परचेज कंसिडरेशन है। देखो क्या लिखा हुआ है, एग्रीगेट ऑफ शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज इशूड and the payment made in the form of cash or other assets by the transferee company to the shareholders of the transferor company, ठीक है। तो ये मैंने यही बताया आपको कि जो शेयर्स हो गए या सिक्योरिटी हो गए जो नई कंपनी ने पुरानी कंपनी को शेयर होल्डर को दिया है, ठीक है, या फिर कैश दिया है, एसेट जो दिए हैं, इन सब का क्या टोटल होता है। अब यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि अगर ट्रांसफरी कंपनी किसी लाइबिलिटी जैसे डेट हो गया, बिल्स हो गया, उनको पे करती है, तो वो परचेज कंसिडरेशन का पार्ट नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट बात है ध्यान में देने वाली, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 जो डिफाइन कर रहा है परचेज कंसिडरेशन को, उसके अकॉर्डिंग मीनिंग पड़ा। यहाँ पे वही लिखा है, शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटी जो इशू की है, ठीक है। उसके बाद जो पेमेंट ट्रांसफरी कंपनी ने शेयर होल्डर को दी है ट्रांसफर कंपनी के इन द फॉर्म ऑफ कैश या फिर अदर एसेट। और ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि अगर ट्रांसफरी कंपनी किसी लाइबिलिटी, डेट या बिल्स हो गए उसको पे करती है, तो वो क्या है? परचेज कंसिडरेशन का पार्ट नहीं होता है। ये भी आपको ध्यान में देना है। तो यहाँ तक हमने परचेज कंसिडरेशन का मीनिंग देखा है। अगर आपको 5 मार्क्स में आता है तो यहाँ तक आप करके आ सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसके मेथड्स कौन कौन से हैं। मेथड्स को आपको डिटेल में भी करना है, बिकॉज अगर 15 मार्क्स में आ गया फिर तो आपको मतलब मीनिंग पता होना चाहिए एंड एडवांटेजेस, फार्मूलाज ये पता होने चाहिए। बट अगर फॉर एग्जांपल आपको पर्टिकुलरली 15 मार्क्स में 2 मेथड पूछ लिए तो आपको फिर और डिटेलिंग चाहिए होती है, या 5 मार्क्स में एक पर्टिकुलर मेथड पूछ लिया तो वहाँ पे भी आपको डिटेलिंग चाहिए होती है। तो उस अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है? इसको प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन मेनली डिपेंड अपॉन द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। कह रहे हैं कि किस मतलब कैसे कैलकुलेशन करेंगे हम, ठीक है, परचेज कंसिडरेशन की। ये डिपेंड करता है कि भाई हमारी जो एग्रीमेंट्स है उसके क्या टर्म्स है, ठीक है, हमने क्या डिसाइड किया है ट्रांसफरर और ट्रांसफरी कंपनी के बीच में जो बात हुई है उस अकॉर्डिंगली होगा परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट। अब वेरियस मेथड्स है जिन्हें यूज़ कर सकते हैं हम कैलकुलेट करने के लिए परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट को, जो कि हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला मेथड आता है आपका लम सम मेथड, ठीक है।
अब इसमें क्या होता है ना, अगर दोनों कंपनी डिसाइड कर लें कि एक फिक्स्ड अमाउंट क्या है हमें आपको देना है, जैसे मान लो सीधा बोल दिया 50 लाख देंगे, ठीक है, तो इसे बोलते हैं कि लमसम मेथड, एक ही बार डिसाइड कर लिया एक लमसम अमाउंट, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, समटाइम्स जो ट्रांसफरी कंपनी अग्री करती है कि वो पे करेगी एक फिक्स्ड सम ऑफ ट्रांसफर कंपनी को, ठीक है, एंड वो टेक ओवर कर लेगी उसके बिजनेस को। इन सच केसेस जो अमाउंट है जो अग्री किया गया था उसी को बोलते हैं लमसम पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। फॉर एग्जाम्पल एक बिग लिमिटेड है, उसने परचेज किया बिजनेस स्मॉल लिमिटेड का एंड अग्री हुए कि वो पे करेंगे 50 लैक्स इन ऑल, तो ये क्या है, एग्जाम्पल है लमसम पेमेंट मेथड का। तो सीधा क्या परचेज कंसिडरेशन हमने अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग निकाल लिया, ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट नेट एसेट मेथड और नेट वर्थ मेथड। ये ना 5 मार्क्स में आपको आया हुआ है, तो इस वाले को मेक श्योर कर लेना है आपको कि आप इसको अच्छे से करके जाओ। तो क्या लिखा हुआ है, अंडर दिस मेथड, इस मेथड के अंडर द परचेज कंसिडरेशन इज कैलकुलेटिंग। कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो देखो हम क्या करते हैं, इसमें जितने एसेट्स ट्रांसफरी कंपनी ने लिए उनकी टोटल वैल्यू निकालते हैं, उसमें से जितनी लाइबिलिटीज ली वो माइनस करते हैं, जो बचेगा वही परचेज कंसिडरेशन होगा। दैट मीन्स परचेज कंसिडरेशन इज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स टेकन ओवर माइनस टोटल लाइबिलिटीज टेकन ओवर। यही है इसका फॉर्मूला और यही यहाँ पे लिखा भी हुआ है। देख लेते हैं कि भाई हम क्या करते हैं, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे क्या करके, ऐड करके। क्या ऐड करना है, वैल्यूज अलग अलग एसेट्स की, जितनी भी एसेट्स हैं उनकी क्या है वैल्यू को ऐड कर लो, ठीक है, एंड उसमें से माइनस कर दो, जो भी लाइबिलिटीज आपने ली हैं वो माइनस कर दो। अब जो वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी को माइनस करके जो वैल्यू आएगी ना, वही क्या होने वाली है, आपकी परचेज कंसिडरेशन होने वाली है, ठीक है। एंड उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन आर दोज अग्रीड अपॉन बिटवीन द ट्रांसफरर कंपनी एंड द ट्रांसफरी कंपनी एंड नॉट द वैल्यू। ये भी पॉइंट याद रखना है कि जो वैल्यूज हम ले रहे हैं ना वो मतलब जो हमने अग्री किया है, मतलब कि इसकी ये वैल्यू होगी, इस एसेट को इसमें लेंगे, इस एसेट को इसमें लेंगे, ये वाली वैल्यूज़ हम काउंट करेंगे, ना कि जो क्या है बैलेंस शीट में दिखाई जा रही है। तो जो वो दिखाई जा रही है जरूरी नहीं है कि वही ले, हम अपने अकॉर्डिंग भी बोल सकते हैं कि आपका ये एसेट हम इतने में लेने वाले हैं, अब इतनी लाइबिलिटी हम पे करने वाले हैं, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। फिर है कि भाई कंप्यूटेशन बताओ कैसे करते हैं, तो देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे के आना है, 5 मार्क्स का है ना ये क्वेश्चन, तो आपको एग्जाम्पल भी देना होगा अगर आएगा तो। अग्रीड वैल्यू, हमने अग्री किया वैल्यू को कि भाई हम क्या है एसेट्स को इस वैल्यू पे टेकन ओवर करेंगे एंड मतलब ऐसे ऐसे करेंगे। तो फिर देखो अब हुआ क्या है यहाँ पे कि गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर और जो भी एसेट्स हैं, ठीक है, तो ये अग्रीड वैल्यू पे लिया जाएगा। आप इसके अमाउंट्स लिख दोगे और इसमें माइनस करोगे अग्रीड वैल्यू जो आपने बोला है कि हाँ भाई इतनी इतनी हम लाइबिलिटीज़ ले रहे हैं इस वैल्यू पे। तो लाइक सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गए, बिल पेबल हो गए, या फिर एक्सेट्रा कोई और लाइबिलिटी है, इनकी अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद है आपका जो अमाउंट बची वही क्या होगा कि भाई इतने एसेट्स हैं आपके जो कि लिए जा रहे हैं, तो यही वैल्यू होती है परचेज कंसिडरेशन की, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको ये देख लेने हैं कि जो अमाउंट पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको रिमेंबर होने चाहिए जब आप कैलकुलेट कर रहे हो परचेज कंसिडरेशन को इस मेथड के अंदर। पहला, जो टर्म एसेट है ये ऑलवेज इंक्लूड करेगा कैश इन हैंड को एंड कैश एट बैंक को, अनलेस अदरवाइज, अगर वहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि भाई इसको इंक्लूड नहीं करना, तब तक आप इसको इंक्लूड करोगे, ठीक है। बट शैल नॉट इंक्लूड फिक्टिशियस एसेट्स, तो फिक्टिशियस एसेट्स को आप यहाँ पे नहीं लेते हो, लाइक प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स हो गया, अंडर राइटिंग कमीशन हो गया, डेबिट बैलेंस ऑफ सरप्लस अकाउंट हो गया, ठीक है। तो ये कुछ है आपकी बुक में ये स्पेसिफिकली बताए हुए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट, द टर्म लाइबिलिटी है, इसका मतलब ऑल लाइबिलिटीज जो कि थर्ड पार्टी की भी हैं, इट विल नॉट इंक्लूड, पर इसमें वो नहीं आएंगी, अपेयरिंग अंडर द हेडिंग, जो किसके अंडर आ रही है, रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग के अंडर आ रही है। जैसे कि जनरल रिजर्व होता है हमारा, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड होता है, रिजर्व फंड होता है, सिंकिंग फंड होता है, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, सरप्लस अकाउंट एक्सेट्रा, एज दीज आर पेबल टू शेयर होल्डर, बिकॉज ये पेबल होते हैं शेयर होल्डर को, एंड नॉट टू द थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी वाली क्या है लाइबिलिटी आप लोगे। फिर ट्रेड पेबल, ट्रेड लाइबिलिटी है जो, इसको क्या, इस टर्म को हम यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, द टर्म ट्रेड लाइबिलिटी विल इंक्लूड ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, और इसमें एक्सक्लूड होगा अदर लाइबिलिटी जो कि किसको है, टू थर्ड पार्टी है, जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट, डिवेंचर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और टैक्स लाइबिलिटी। फिर जो ये टर्म है बिजनेस टेकन ओवर, इसका मतलब मीन्स द ट्रांसफरी कंपनी हैज़ अग्री टू टेक ओवर ऑल द एसेट्स, मतलब कि जो अग्री हुए हैं वो कि हाँ भाई इतने एसेट्स लेके जाएंगे हम आपसे, इसमें इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक बैलेंस एज वेल आ जाता है, और लाइबिलिटीज टू आउटसाइडर भी आ जाती है। शेयर विल बी इशूड इन होल नंबर, जो शेयर्स है जो वो इशू किए जाएंगे होल नंबर में, एंड नोट इन फ्रैक्शंस, पॉइंट्स में या फ्रैक्शंस में नहीं होंगे। द फ्रैक्शनल शेयर्स है जो, उनको क्या है इवेल्युएट करना पड़ता है, द फ्रैक्शनल शेयर्स मस्ट बी इवेल्युएट, आपको उसको इवेल्युएट करना पड़ेगा मार्केट प्राइस पे, एंड क्या है पे करना पड़ेगा, शैल बी पेड इन
कैश। तो आपने यहाँ एग्जाम्पल दे के आ सकते हो, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे ये बताया हुआ है कि ऑन 1 अप्रैल 2012 वाई लिमिटेड ने डिसाइड किया कि परचेज करेंगे वो बिजनेस एक्स लिमिटेड का इस फॉलोइंग टर्म्स में। ये अग्रीमेंट हुआ है कि गुडविल है जो एक्स लिमिटेड की वो क्या है, वैल्यूड हो रखी है 1 लाख में। फर्नीचर एंड फिक्सचर है जो उसको वो रिड्यूस हो रहा है 20% से। ऑल अदर एसेट्स और लायबिलिटी टेकन ओवर की जाएगी उनके बुक वैल्यू पे जो लिखा हुआ है, ठीक है। फिर परचेज कंसिडरेशन है, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ कैसे दिया, 1 लाख फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ जो ₹10 ईच के हैं, एंड जो बैलेंस है उसको कैश में दिया जाएगा। तो अबव एग्जांपल से आपको परचेज कंसिडरेशन निकालनी है, तो आप ये देखो कैसे निकाला हुआ है। अग्रीड वैल्यू ऑफ एसेट्स टेकन ओवर, जिस हिसाब से बोला था कि गुडविल 1 लाख की, प्लांट एंड मशीनरी 5,50,000, फर्नीचर एंड फिक्सचर 20% से रिड्यूस हुआ था वैल्यू, तो पहले 20% उसका निकालो, जो अमाउंट आएगी उसको 72 से माइनस करो, फिर जो बची वो हमने लेनी है, राउंड फिगर लेनी है बिकॉज वहाँ बोला था, ठीक है। स्टॉक हो गया, सन्ड्री डेटर्स हो गए, कैश एट बैंक हो गया। अब इसका टोटल निकालो, इतना आ रहा है, इसमें से लाइबिलिटीज़ माइनस कर लो, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स, ठीक है, और माइनस करके मतलब कि जो टोटल एसेट आ रहे हैं, टोटल लाइबिलिटी आ रहे हैं, इनका माइनस करो, आपकी परचेज कंसिडरेशन ये निकल के आ गई है, ठीक है। तो 5 मार्क्स में आता है अगर आपको, तो आप क्या एग्जाम्पल भी दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ क्या लिखा है, वाई लिमिटेड विल डिस्चार्ज द परचेज कंसिडरेशन एज अंडर 1 लाख इक्विटी शेयर 10 ईच फुल्ली पेड, जो कि 10 लाख हो गए, एंड कैश बैलेंस जो आया था 20,000, तो ये टोटल हो गया आपका, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट मेथड, ये भी इंपॉर्टेंट है, नेट पेमेंट मेथड। तो इस मेथड में क्या करते हैं, इस मेथड में परचेज कंसिडरेशन, ठीक है, मतलब कितने पैसे दिए जा रहे हैं वाई लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को, इसका जो कैलकुलेशन होता है डायरेक्ट पेमेंट बेसिस पे। ये पेमेंट कैश, शेयर्स या डिबेंचर के फॉर्म में हो सकता है जो एक्स लिमिटेड ट्रांसफरी कंपनी वाई लिमिटेड ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर्स को देती है। पॉइंट यहाँ पे ये लिखा हुआ है नोट में, अगर एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड के डिबेंचर्स होल्डर्स या फिर क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रही है या वाइंडिंग अप का कोई खर्चा उठा रही है तो वो परचेज कंसिडरेशन में इंक्लूड नहीं होता है। तो पढ़ लेते हैं, अंडर दिस मेथड जो वैल्यू ऑफ परचेज कंसिडरेशन है उसे हम फाइंड आउट करेंगे ऐड करके जो भी पेमेंट्स की गई हैं ट्रांसफरी कंपनी ने, ठीक है, शेयर होल्डर को, ट्रांसफरर कंपनी के, ठीक है। तो यही होता है, ये जो पेमेंट है ये फॉर्म ऑफ कैश, शेयर्स, डिबेंचर्स की जाती है, जितना भी पे किया वो क्या हो गया, परचेज कंसिडरेशन हो गई। बस यहाँ पॉइंट याद रखना है कि जो पेमेंट अगर ट्रांसफरी कंपनी है, ठीक है, दे रही है डिस्चार्ज करने के लिए डिबेंचर होल्डर्स को या अदर आउटसाइड लाइबिलिटी को, एंड जो कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप है मान लो, ठीक है, तो इसका ये पैसा नहीं इंक्लूड होता एज अ पार्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। कैलकुलेशन एग्जाम्पल से देखते हैं तो और अच्छा आपको समझ आएगा। एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, फॉलोइंग आर द लाइबिलिटीज़ और एसेट्स है वाई लिमिटेड के 31 मार्च 2012 को, ठीक है। तो यहाँ आपको बताया शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर, ठीक है, सरप्लस अकाउंट क्रेडिटर्स, ये लाइबिलिटी साइड आपको बताया हुआ है, एंड एसेट साइड आपको नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको एग्जांपल सा दे रखा है कि 1 अप्रैल 2012 को एक्स लिमिटेड ने एग्री किया कि वो टेक ओवर करेगी बिजनेस वाई लिमिटेड का इन फॉलोइंग टर्म्स में, एन एक्सचेंज ऑफ इक्विटी शेयर 10 ईच के, ठीक है, इन एक्स लिमिटेड फॉर ईच शेयर हेल्ड, जो किए हैं वाई लिमिटेड ने। शेयर होल्डर्स है जो वाई लिमिटेड के आर टू बी पेड, उन्हें दिया जाएगा ₹16 कैश फॉर ईच शेयर हेल्ड है, जो कैलकुलेट करनी है परचेज कंसिडरेशन नेट मेथड के थ्रू। तो चलिए इसको देखते हैं अब। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले आपको कंप्यूटेशन करनी है परचेज कंसिडरेशन की नेट पेमेंट मेथड के साथ। तो सबसे पहले देखो, शेयर होल्डर ऑफ वाई लिमिटेड विल गेट, कितना उन्हें मिल रहा है, शेयर्स इन एक्स लिमिटेड, ठीक है, 5,000 के शेयर थे, इंटू 8 40,000 आ गया, इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच के थे, ठीक है। तो 40,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 लाख आ गया। कैश बोला 5,000 इंटू 60 रुपीज़ के थे वो, तो मल्टीप्लाई किया 3 लाख आ गया, ठीक है। तो शेयर्स के फॉर्म में इतना दे दिया, कैश के फॉर्म में इतना दे दिया। अब परचेज कंसिडरेशन क्या करना है आपको, इनको प्लस कर देना है, बस इतना दिया है शेयर्स के फॉर्म में, इतना दिया कैश के, तो जितना भी नेट पेमेंट किया है आपने जिस भी फॉर्म में, उसका आपको टोटल निकाल लेना है, ठीक है। अब आता है आपका नेक्स्ट मेथड, शेयर एक्सचेंज मेथड, या फिर इसको शेयर्स एक्सचेंज मेथड या फिर इंसेंट्रिक वैल्यू मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि ये क्या होता है। तो देखो क्या बोल रहे हैं, अंडर दिस मेथड परचेज कंसिडरेशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिक ऑफ इंसेंट्रिक वैल्यू ऑफ शेयर। इसमें हम क्या देखते हैं कि भाई इंसेंट्रिक वैल्यू क्या है उसकी, उसके बेसिस पे क्या करने वाले हैं हम, परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो द इंसेंट्रिक वैल्यू ऑफ अ शेयर कैसे कैलकुलेट की जाएगी, डिवाइड करके नेट एसेट्स अवेलेबल है जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के, बाय किससे डिवाइड करेंगे, जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये डिटरमाइन करती है कि क्या रेशियो ऑफ एक्सचेंज होने वाला है शेयर्स का बिटवीन द ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी कंपनी,
कुछ केसेस में जो एग्रीड वैल्यू ऑफ शेयर्स है बोथ कंपनी की गिवन होती है। इन केस जो परचेज कंसिडरेशन है उसको कैलकुलेट करोगे रेफरेंस टू द वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ टू कंपनी जो कि इन्वॉल्व है। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं, एक बार मैं बता देती हूँ वैसे क्या बोला इन्होंने, कि जो यहाँ पे हम सिंपल सा देख लेते हैं कि वाई लिमिटेड है जो, ठीक है, वाई लिमिटेड के जो शेयर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, जो वाई लिमिटेड के शेयर होल्डर को एक्स लिमिटेड के शेयर्स दिए जाएंगे इस रेशो में जैसा इंसेंट्रिक वैल्यू दोनों कंपनीज के शेयर्स का है। मतलब अगर एक्स लिमिटेड के शेयर 20 रुपीज़ का है और वाई लिमिटेड का 15 रुपीज़ का है तो सेम वैल्यू के हिसाब से एक्स लिमिटेड के शेयर्स मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखो और आपको क्लियर होगा। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं ये आपको दे रखा है लाइबिलिटीज़ और एसेट्स एक्स और वाई लिमिटेड के। अब आ जाते हैं हम इसके सीधा सॉल्यूशन पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्स लिमिटेड एग्री कर रही है कि वो कैसे कैसे क्या मेथड होने वाला है। तो जो शेयर होल्डर है वाई लिमिटेड के, उन्हें अलॉट किया जा रहा है फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर क्लेम्स। शेयर्स है जो एक्स लिमिटेड के इन द सेम प्रोपोर्शन होंगे रिस्पेक्टिव इंसेंट्रिक वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑफ टू कंपनीज बेयर टू वन अनदर। तो वही कि कितने कितने का उनका शेयर है। कैलकुलेशन देखते हैं हम, आपको इधर समझ आएगा। पहला इंसेंट्रिक वैल्यू ऑफ शेयर्स को कैलकुलेट करना है हमने। तो ये हमें वैल्यू दे रखी है दोनों की, हमें क्या करना है, इसका इंसेंट्रिक वैल्यू ऑफ शेयर्स निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स आपके 2,10,000 के हैं एक्स लिमिटेड के, वाई के हैं 2,40,000 के। बिल्स पेबल आपके एक्स लिमिटेड के 25,000 है, वाई के 20,000 है। टोटल लाइबिलिटी है जो देख लो, टोटल लाइबिलिटी पहले तो सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल है जो एक्स लिमिटेड के उसको टोटल करो और वाई लिमिटेड के उनके अपने टोटल करो, दोनों के टोटल आ जाएंगे। दोनों को क्या है, आप टोटल लाइबिलिटी देखो, तो टोटल लाइबिलिटी निकालनी है आपको। ठीक है, अच्छा फिर नेट एसेट्स आप कैसे निकालोगे। एक्स लिमिटेड है जो, एक्स लिमिटेड के नेट एसेट्स हैं और वाई लिमिटेड के नेट एसेट्स हैं, तो ए माइनस बी हो जाएगा यहाँ पे। तो 15 लाख में से क्या है 9 लाख, यहाँ पे आपको ए का 15 लाख है और वाई का कितना है 9 लाख है। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपको दिए थे 75,000 60,000। तो अब आ जाते हैं नेट एसेट्स, अभी हमने निकाले 15 लाख और 9 लाख। शेयर्स आपको दे रखे हैं 75,000 और 60,000। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा कि इंसेंट्रिक वैल्यू कैसे निकलेगी, नेट एसेट को डिवाइड करेंगे जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं उससे। अब कैलकुलेट करो रेशो ऑफ एक्सचेंज कि कितने रेशो में हमें एक्सचेंज करने हैं। ठीक है, तो इसमें हमने क्या पढ़ा था, इसमें एक एलसीएम मेथड होता है, फाइंड आउट कर लो एलसीएम इंसेंट्रिक वैल्यू ऑफ बोथ कंपनीज का। लाइक एलसीएम 20 और 15 का, ₹20 था उसका और उसका ₹15 था, तो एलसीएम लगा लिया 60 आ गया। अब फाइंड करो रेशो, तो क्या है जो 60 है तो 60 को 20 से डिवाइड कर दो और 60 को 15 से डिवाइड कर दो, तो ये रेशो आ जाएगा। पहले तो जो बचेगा मतलब जब 60 को 20 मतलब 60 और 20 अगर डिवाइड होंगे तो 3 आ रहा है, 60 और 15 डिवाइड होंगे तो 4 आ रहा है, तो ये रेशो निकल गया आपको। अब जो वैल्यू ऑफ 3 शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड है विल बी इक्वल होगी टू द वैल्यू ऑफ 4 शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड। ठीक है, तो अब इसका रिजल्ट क्या आएगा कि जो रेशो ऑफ एक्सचेंज है वो क्या होगा, 3 शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर एवरी 4 शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट मेथड है ऑल्टरनेटिव मेथड। तो ये मेथड भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें क्या करते हो, डिवाइड करते हो नेट एसेट्स ऑफ वाई लिमिटेड बाय द इंसेंट्रिक वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, सो दैट आपको पता लग जाए नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करने हैं। ठीक है, तो इसमें देखो जरा एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे तो आपको और समझ आएगा। तो एग्जाम्पल में क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय एक्स लिमिटेड है 9 लाख और 20 के थे वो। ठीक है, 20 रुपीज़ के थे, 45,000 आ गए, तो 45,000 शेयर्स है एक्स लिमिटेड विल बी इक्वल हो जाएंगे टू 60,000 शेयर ऑफ वाई लिमिटेड। रेशो क्या है आप निकाल सकते हो। फिर कैलकुलेट कर लो परचेज कंसिडरेशन कि 4 शेयर्स इन वाई लिमिटेड है, शेयर होल्डर ऑफ वाई लिमिटेड को क्या है 3 शेयर इन एक्स लिमिटेड मिलेगा। फिर नंबर ऑफ शेयर्स आप देख लो तो वही है 60, फिर रेशो 3/4 आ गया, 45,000 आ गया। परचेज कंसिडरेशन आपका 45,000 को 20 से आपने मल्टीप्लाई कर देना। तो अगर हम समरी देखें ना इन सारे मेथड्स की, तो समरी में क्या बोल रहे हैं, 4 मेन मेथड्स पढ़े हमने। नेट एसेट मेथड क्या था, परचेज कंसिडरेशन कैसे निकालते हैं, टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दो। आउटसाइड लाइबिलिटी में हमने क्रेडिटर्स, बिल्स, पेबल्स लिए। ठीक है, ये जो मेथड है इसे हम तब यूज़ करते हैं जब कंपनी इज पेइंग बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ नेट एसेट। जब कंपनी क्या है मतलब कि जब आप पेमेंट कर रहे हो किसके बेसिस पे, वैल्यू ऑफ नेट एसेट के बेसिस पे। फिर हमने पढ़ा नेट पेमेंट मेथड। इसमें परचेज कंसिडरेशन हम निकालते थे कि कितना पे कर रहे हो आप, कैश हो गया जितना आपने पे किया प्लस शेयर्स इशू जितने किया आपने प्लस डिबेंचर इशू किए, तो ये टोटल निकाल लो, तो इतना ये नेट पेमेंट मेथड के थ्रू आपकी परचेज कंसिडरेशन निकल जाती है। फिर है इस मेथड को यूज़ कहाँ कर सकते हो, जहाँ पे क्या है व्हेन द पेमेंट डिटेल्स जैसे कि हाउ मच इन कैश और शेयर्स आपको क्लियरली मेंशन्ड है, तो आप इसको यूज़ कर लो क्योंकि टोटली करना है आपको।
फिर शेयर्स एक्सचेंज मेथड क्या है, जब इन दिस मेथड आप कंपेयर करते हो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है, बोथ कंपनी के। हमने कैलकुलेट स्टेप्स देख लिए थे इसके कि नेट एसेट दोनों की कंपनी के निकालो, फिर इंसेंट्रिक वैल्यू को हमें निकालना है कैसे, नेट एसेट को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दो, फिर फिक्स करो शेयर एक्सचेंज रेशो, जैसे कि 3 शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर एवरी 4 शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड। फिर ये जो मेथड है इसे यूज़ किया जाता है जब शेयर होल्डर रिसीव कर रहे हैं शेयर, ठीक है, इन रिटर्न, ना कि कैश। फिर लमसम मेथड था, लमसम मेथड में हमने क्या पढ़ा था, ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है जिसमें फिक्स्ड अमाउंट पहले से ही एग्री कर लेते हैं, वही परचेज कंसिडरेशन होती है। तो समरी टेबल आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन से मेथड है, किस किस बेसिस पे हैं एंड कब कब इन्हें यूज़ किया जाता है, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है नेट एसेट मेथड का, नेट पेमेंट मेथड का, शेयर एक्सचेंज मेथड का एंड लमसम मेथड का, और कब कब इन्हें यूज़ करना है वो यहाँ पे लिखा है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ होल्डिंग कंपनीज अकाउंट। तो यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स दी गई थी और आपको बोला था कि भाई होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स के अकॉर्डिंगली आपको इसको क्या करना है, डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो ये 15 मार्क्स में आपको 3 से 4 बार रिपीट हुआ है। जैसे परचेज कंसिडरेशन वाला टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैसे ही ये वाले जो टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको 3 से 4 बार आए हुए हैं। तो आपको देखना है कि भाई ये वाला जो टॉपिक है ये आपने अच्छे से किया हो, ठीक है। तो देखते हैं हम। सबसे पहला आपको बोला गया है माइनॉरिटीज शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट क्या होता है, माइनॉरिटीज इंटरेस्ट क्या होता है, आपको ये बताना था। तो क्या होता है ये माइनॉरिटीज शेयर होल्डर इंटरेस्ट का मतलब है कि सब्सिडरी कंपनी के जो नेट एसेट्स हैं, जो प्रॉफिट है, उनका वो हिस्सा जो होल्डिंग कंपनी का नहीं है, ठीक है। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, ठीक है, वो सब्सिडरी कंपनी है, अब उसके 80% जो शेयर्स हैं वो होल्डिंग कंपनी के पास है, तो जो 20% जो है ना वो होता है हमारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ठीक है। तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट का मतलब है कि सब्सिडरी कंपनी के नेट एसेट्स और प्रॉफिट का वो हिस्सा जो होल्डिंग कंपनी का नहीं है, ये हिस्सा क्या है, इसी को हम माइनॉरिटीज इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में आपको यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है कि मान लो 80% शेयर्स ओन किए होल्डिंग कंपनी ने, तो जो 20% है वो अदर के बिलोंग करते हैं, एंड वही क्या होता है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट होता है। फिर यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन की बात करें, मीनिंग की बात करें, तो जब होल्डिंग कंपनी किसी सब्सिडरी कंपनी के मोर देन 50% पर लेस देन 100% शेयर्स को होल्ड करती है, तो जो भी बाकी के शेयर्स हैं, ठीक है, शेयर होल्डर के पास होते हैं, वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट उनका हिस्सा होता है सब्सिडरी के नेट एसेट्स में, ठीक है। तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज में। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, 2 मेथड होते हैं इसको निकालने के। तो अगर मेथड हैं तो पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। तो मान लो एच लिमिटेड है, उसने ओन किए हैं 60% शेयर्स एस लिमिटेड के, तो एच लिमिटेड होल्डिंग कंपनी हो गई और एस लिमिटेड यहाँ सब्सिडरी कंपनी हो गई, एंड एस लिमिटेड के 60% शेयर्स होल्डिंग कंपनी ने ओन कर रखे हैं 60%, ठीक है। तो यहाँ पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना आया, 40% का आया, जो रिमेनिंग बच गया, ठीक है। तो अब अगर हम मेथड 1 की बात करें, तो बेस्ड ऑन नेट एसेट्स अगर हम निकालें, तो देखो सन्ड्री एसेट्स ऑफ एस लिमिटेड मान लो इतने हैं, उसमें से हम माइनस करेंगे क्रेडिटर्स, मान लो इतने हैं, एंड नेट एसेट्स अगर हम निकालेंगे तो आप क्या कर सकते हो, नेट एसेट्स कैसे निकालोगे, एसेट्स में से जो भी ये क्रेडिटर्स है उन्हें माइनस किया, ये आया। अब इसमें से 40% था माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो 40% इसका आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है, कैलकुलेट कर सकते हो आप नेट एसेट्स एंड अप्लाई कर सकते हो जो भी परसेंटेज आपको दी है। फिर मेथड 2 होता है कॉम्पोनेंट वाइज, शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड जो सब्सिडरी लिमिट है कंपनी, 2 लाख है तो उसके 40% निकाल लो पहले, ठीक है। उसमें ऐड करो कैपिटल रिजर्व, उसमें भी जो आपके रिजर्व है 50%, उसमें से भी 40% निकाल लो। फिर टोटल बिफोर एक्सपेंसेस, फिर इसमें से लेस कर दो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इसमें भी जो 6000 है उसमें भी 40% निकाल लो। तो इन सबको फिर जो 40% करके आया है ना उसको प्लस कर लो, तो इतना आ जाएगा। तो या तो कंपोनेंट वाइज हर किसी का 40% निकाल सकते हो, या फिर आप टोटल एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस करके जो अमाउंट आई है उसका 40% निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब अगर बात करें हम, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट शो किया जाता है लाइबिलिटी साइड ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, एंड ये रिप्रेजेंट करता है कि कितने आउटसाइड शेयर्स है सब्सिडरीज नेट वर्थ, ठीक है, नॉट अ लाइबिलिटी ओन। फिर आपका जो नेक्स्ट आपको आया था, होप आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अब आपका जो नेक्स्ट था वो है अमाउंट ऑफ गुडविल फॉर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो अमाउंट ऑफ गुडविल फॉर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट क्या होता है, पढ़ते हैं। तो देखो जो गुडविल है वो कैसे है यहाँ पे, तो प्राइस पे किया है जो होल्डिंग कंपनी ने, ठीक है, फॉर शेयर्स के लिए, उसमें से माइनस कर दो जो भी प्रोपोर्शनेट नेट एसेट्स एक्वायर किए हैं उन्होंने। तो इन सिंपल वर्ड अगर हम बात करें, तो इफ़ द होल्डिंग कंपनी पे मोर देन, मान लो जो होल्डिंग कंपनी है वो ज़्यादा पे कर रही है, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू से,
मतलब एक्चुअल वैल्यू ऑफ शेयर है सब्सिडरी, जो सब्सिडरी कंपनी है उसके नेट एसेट्स हैं जो, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो क्या है, गुडविल होती है। तो अगर हम बात करें इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ होल्डिंग कंपनीज अकाउंट, तो गुडविल अराइज होती है जब क्या है, परचेज प्राइस जो पे किया जा रहा है होल्डिंग कंपनी के द्वारा एक्वायर करने के लिए शेयर सब्सिडरी कंपनी में वो ज़्यादा है, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है गुडविल को निकालने का, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट देखो उसमें से माइनस कर दो होल्डिंग कंपनीज के शेयर नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी में। अगर रिजल्ट पॉजिटिव है दैट मीन्स वो गुडविल है, और अगर नेगेटिव रिजल्ट है तो वो कैपिटल रिजर्व है। स्टेप्स आपको बता रखे हैं कि पहले आपको ये जानना होता है कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी आई है, ठीक है, अमाउंट कितना पे कर रही है होल्डिंग कंपनी एक्वायर करने के लिए शेयर्स सब्सिडरी कंपनी के। फिर आप कैलकुलेट करोगे होल्डिंग कंपनी के शेयर कितने हैं नेट एसेट्स में। तो फॉर्मूला वही है, टोटल एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर दो और नेट एसेट्स आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज ऑफ शेयर्स जो हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी है, फिर कंपेयर करो दोनों वैल्यूज़ को फॉर्मूला यूज़ करके। फिर आपको जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, इस पे नोट आता है आपको इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस क्या होता है। तो इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस का मतलब ये वो ट्रांजैक्शंस होती है जो होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी के बीच में होती है, जैसे सेल्स हो गया, लोन हो गया, बिल्स हो गया, एटसेट्रा हो गया, ठीक है। सच ट्रांजैक्शंस शुड बी कैंसल्ड आउट। तो इन जो ट्रांजैक्शंस है इन्हें हमें कैंसिल आउट करना होता है जब हम प्रिपेयर करते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को, सो दैट कोई डबल इफेक्ट ना पड़े। जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस का मतलब है कि फाइनेंशियल डीलिंग जो भी हो रही है होल्डिंग कंपनी और उसकी सब्सिडरी के बीच में, ठीक है, उसे एलिमिनेट करना है सो दैट अवॉइड हो जाए डबल काउंटिंग या फिर जो डिस्टॉर्शन हो सकती है। अच्छा, वाई एलिमिनेटिंग इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन, तो क्यों करते हैं हम इसको एलिमिनेट। तो देखो अगर हम कंसोलिडेशन कर रहे हैं ना, जो ग्रुप है, जो द ग्रुप इज ट्रीटेड एज अ सिंगल इकोनॉमिक यूनिट, तो ट्रांजैक्शंस है बिटवीन ग्रुप में हो रही है जो, वो रिप्रेजेंट करती है रियलाइज्ड गेन लॉसेस जो भी परस्पेक्टिव ऑफ द ग्रुप एज अ होल से हुआ है। तो बेसिकली जो डबल इफेक्ट आ रहा है वो ना हो, इसीलिए। टाइप ऑफ इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस और उनका ट्रीटमेंट की बात करें तो इंटर कंपनी डेटर्स एंड क्रेडिटर्स हो सकते हैं। अगर होल्डिंग कंपनी शो कर रही है सब्सिडरी को एज अ डेटर एंड सब्सिडरी शो कर रही है होल्डिंग को एज अ क्रेडिटर, तो एलिमिनेट करोगे बोथ इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। फिर है बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। तो अगर बिल्स ड्रॉन है बाय वन कंपनी इज एक्सेप्टेड बाय अनदर, तो एलिमिनेट कर सकते हैं बोथ साइड को। अनरियलाइज प्रॉफिट इन स्टॉक है, अगर गुड्स है सोल्ड किए हैं एक कंपनी ने अनदर को विद इन अ ग्रुप, तो रिमेन अनसोल्ड एट द ईयर एंड, तो डिडक्ट कर सकते हैं हम अनरियलाइज प्रॉफिट को, किससे, स्टॉक वैल्यू एंड फ्रॉम ग्रुप प्रॉफिट से। नेक्स्ट है इंटर कंपनी इंटरेस्ट, डिविडेंड या रेंट है, तो सब्सिडरी पे कर रही है इंटरेस्ट होल्डिंग कंपनी को, तो एलिमिनेट कर सकते हो बोथ इनकम एंड एक्सपेंस को कंसोलिडेशन में। इंटर कंपनी लोन्स और एडवांसेस है, तो एलिमिनेट कर सकते हो बोथ एसेट्स एंड लायबिलिटी पोर्शन को। तो समरी की बात कर ले तो देखो इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस क्या है, फुल्ली एलिमिनेट करो कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में, शो दैट वो शो करे ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ग्रुप की एंड प्रिवेंट हो ओवर स्टेटमेंट जैसे कि एसेट्स लायबिलिटी इनकम में ना हो। नेक्स्ट आपका है एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ फॉलोइंग आइटम्स इन द अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। तो जो होल्डिंग कंपनी वाला चैप्टर है ना, इससे आपको थ्योरी के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। परचेजिंग, एक तो जो ये है परचेज कंसिडरेशन है वो वाला टॉपिक, ठीक है, और एक है होल्डिंग कंपनी वाला टॉपिक। इसको आपको अच्छे से करके जाना है इन दोनों को, बिकॉज इनमें से आपको क्वेश्चन आने ही आने हैं थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन सी में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फिर आपको ये क्वेश्चन आया माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है, तो ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर दिया, तो आप उसको अभी आपने पढ़ा है। अब हम देखते हैं ये जो आया था इस पर भी आपको नोट लिखना है, ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट क्या होता है, कैसे होता है। तो देखो होते क्या है पहले तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, व्हेन गुड्स आर सोल्ड विद इन द ग्रुप। मान लो जब क्या गुड्स को सोल्ड किया जा रहा है ग्रुप के अंदर ही, मतलब फ्रॉम सब्सिडरी टू होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग क्या कर रही है, जो सब्सिडरी है वो किसको सोल्ड कर रही है, होल्डिंग को, एंड सम गुड्स रिमेन अनसोल्ड, और मान लो कुछ जो गुड्स हैं वो अनसोल्ड रह गए बैलेंस शीट डेट पे, देन जो प्रॉफिट है उस अनसोल्ड गुड्स का इज नॉट कंसिडर्ड रियलाइज्ड। तो अभी तक हमें क्या है, प्रॉफिट तो मिला नहीं है, रियलाइज तो हुआ नहीं है। दिस इज बिकॉज जो ट्रांजैक्शन है वो अक्कर हुई नहीं है अभी, ठीक है, विद एन आउटसाइड पार्टी। सो हमको रिमूव करना पड़ेगा इस प्रॉफिट को जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। सो एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे कि एस लिमिटेड है सब्सिडरी है, वो सोल्ड करती है गुड्स एच लिमिटेड को, होल्डिंग को 20,000 की। इसके अंदर कॉस्ट है 16,000 का, प्रॉफिट है 4,000 का, ठीक है, जो कि 25% है। तो फिर आउट ऑफ दिस गुड्स 8,000 वर्थ रिमेन अनसोल्ड। अब होते क्या है, इन गुड्स में से 8,000 के जो गुड्स हैं वो अनसोल्ड रह जाते हैं इन एच लिमिटेड स्टॉक। तो स्टेप बाय स्टेप अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखेंगे अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है, उस 8,000 पे 25% निकाल लिया, डिवाइड बाय 125 किया, तो पता लगा कि कितना है, अनरियलाइज प्रॉफिट 1,600 का है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लो, माइनस कर देंगे 1,600 को इन्वेंट्री से, क्लोजिंग स्टॉक से, एसेट साइड्स में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के, ऑल्सो रिड्यूस करेंगे 1,600 फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस जो कि आप लाइबिलिटी साइड दिखा रहे हो। तो फाइनल नोट की बात करें तो एडजस्टमेंट इंश्योर करती है कि ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्यूरेट हैं और इसके अंदर कोई प्रॉफिट ऐसे नहीं है जो अभी तक अर्न ही नहीं करे हैं आउटसाइड कस्टमर्स से। तो समरी देख सकते हो,
अनरियलाइज प्रॉफिट अराइज होते हैं जब गुड्स को सोल्ड किया जाता है बिटवीन होल्डिंग एंड सब्सिडरी एंड सम ऑफ दोज गुड्स आर स्टिल अनसोल्ड रह गए हैं बैलेंस शीट डेट पे। ठीक है, तो ये गुड्स अभी तक सोल्ड नहीं हुए हैं आउटसाइडर को, तो प्रॉफिट क्या है, ट्रूली अर्न हुआ ही नहीं है, तो इसको एलिमिनेट कर दो कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में। फिर आपका जो क्वेश्चन है कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट्स क्या होते हैं, इस पर भी आपको नोट आया हुआ है। तो कैपिटल एंड रेवेन्यू प्रॉफिट का अगर हम मीनिंग देखें तो बता दे व्हेन अ होल्डिंग कंपनी प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। मान लो जब एक होल्डिंग कंपनी है वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रही है, तो इट मस्ट डिवाइड द सब्सिडरीज प्रॉफिट, तो उसको डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, वो डिवाइड करती है सब्सिडरी प्रॉफिट को दो टाइप में। कैपिटल प्रॉफिट देखेगी उसका, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट होता है जो, और रेवेन्यू प्रॉफिट देखेगी उसका जो पोस्ट एक्वायर किया है उसके बाद जो प्रॉफिट आया। अब जो कैपिटल प्रॉफिट है वो प्रॉफिट है जो अर्न किया है सब्सिडरी ने बिफोर होल्डिंग कंपनीज एक्वायर्ड कंट्रोल, मतलब जब होल्डिंग कंपनी थी ना उसने जब तक सब्सिडरी को कंट्रोल नहीं किया था उससे पहले का जो प्रॉफिट है वो प्री एक्वाइजिशन प्रॉफिट हो गया, इसे हम कैपिटल प्रॉफिट बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसको ऐड नहीं किया जाएगा ग्रुप प्रॉफिट में, इंस्टेड दे आर एडजस्टेड, बस इसको एडजस्ट किया जाएगा इन कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और कैपिटल रिजर्व में। फिर आता है रिवेन्यू प्रॉफिट जो कि उसको एक्वायर करने के बाद हुए हैं प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट जो अर्न किया है सब्सिडरी कंपनी ने आफ्टर होल्डिंग कंपनी ने जब उसका कंट्रोल लिया था, तो इसके अंदर होता है दीज आर द इंक्लूड, मतलब दीज आर इंक्लूड इन द ग्रुप्स कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में इंक्लूड होगा, और इसको शो करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो समरी की बात करें तो कैपिटल प्रॉफिट क्या है, जो बिफोर एक्विजिशन हुए हैं, इसको हम शो नहीं करेंगे कंसोलिडेटेड पी एंड एल में। ठीक है, एडजस्ट करेंगे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल से। एंड रेवेन्यू प्रॉफिट आफ्टर एक्विजिशन वाले प्रॉफिट है, तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में इसको इंक्लूड करते हैं। ठीक है, ये हेल्प करता है हमारी कि हम प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करें ग्रुप फाइनेंशियल एंड एक्यूरेट कैलकुलेशन। ठीक है, जो भी प्रेजेंटेशन है वो हम अच्छे से करें बेसिकली। तो समरी आप इसको पढ़ सकते हो, क्योंकि ये जब हम सेपरेशन कर रहे हैं तो इससे ये इंश्योर हो रहा है कि ट्रू और फेयर व्यू दिखे ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया वो है ट्रीटमेंट ऑफ फॉलोइंग आइटम्स इन अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। तो कुछ आइटम्स आपको दी थी पॉइंटर्स और बताया था, पूछा था कि भाई इनका कैसा ट्रीटमेंट होता है होल्डिंग कंपनी में। ठीक है, तो देखो पहले वही आया है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो ये रिप्रेजेंट करता है वो पोर्शन सब्सिडरी कंपनी के जो नेट एसेट्स और प्रॉफिट है वो पोर्शन उनका जो क्या है शेयर होल्डर आउटसाइड द ग्रुप को बिलोंग करता है। ये शो किया जाता है सेपरेट आइटम ऑन लाइबिलिटी साइड कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। एंड प्रॉफिट्स एट्रीब्यूटेबल टू माइनॉरिटी शेयर होल्डर क्या है, डिडक्ट किए जाते हैं टोटल ग्रुप प्रॉफिट से। फिर आपसे पूछा था ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट कैसे होता है, तो ये तब होता है, हैपन होता है व्हेन जो गुड्स है जो सर्विसेज हैं वो सोल्ड की है बिटवीन होल्डिंग और सब्सिडरी बट अनसोल्ड है ईयर एंड पे। अभी हमने ये टॉपिक पढ़ा है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन आपको आया है, जो फिर जो ये प्रॉफिट होता है इंटरनल ट्रांजेक्शन इज नॉट रियलाइज हुई अभी तक। ठीक है, तो आप इसको एलिमिनेट करते हो इन्वेंट्री साइड से। ठीक है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस से लाइबिलिटी साइड से। एग्जाम्पल आपको दे रखा है। फिर आपको ये पॉइंट है कि कैपिटल एंड रेवेन्यू प्रॉफिट का क्या करते हो, तो अभी हमने ये पढ़ा कैपिटल प्रॉफिट वो जब होल्डिंग ने सब्सिडरी को एक्वायर नहीं किया तो उससे पहले का प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट जब होल्डिंग ने सब्सिडरी को एक्वायर कर लिया तो उसके बाद का प्रॉफिट। तो पहले वाला प्रॉफिट है तो कैपिटल रिजर्व या गुडविल एडजस्ट करेंगे उसके अगेंस्ट। रेवेन्यू प्रॉफिट है तो पी&एल में डालेंगे कंसोलिडेटेड पी&एल में। ये हेल्प करता है कि करेक्ट कैलकुलेशन कर सके हम ग्रुप प्रॉफिट की। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आया हुआ है डिफाइन परचेज कंसिडरेशन एंड इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन अमलगमेशन। तो परचेज कंसिडरेशन क्या होता है, मेथड्स तो हमने इसके कर लिए हैं। तो यहाँ पे देखो वही अमाउंट पे की जाती है जो परचेजिंग कंपनी के द्वारा शेयर होल्डर्स को एक्वायरिंग कंपनी के। ठीक है, तो वो अमाउंट होती है। अब आपसे यहाँ पे बोला है अकाउंटिंग इन बुक्स ऑफ एक्वायरिंग कंपनी, जो एक्वायर कर रही है उसके बुक्स में कैसी अकाउंटिंग होगी, तो डेफिनेटली वो रिकॉर्ड करेंगे सारे एसेट्स को, लाइबिलिटीज़ को जो उन्होंने एक्वायर किए हैं। वो पेमेंट्स को भी रिकॉर्ड करते हैं, है ना, जो उन्होंने पेमेंट दी है वेंडर को। इफ़ परचेज कंसिडरेशन, अगर मान लो उसने परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा दे दी, जितने उसने एसेट्स लिए थे, नेट एसेट्स लिए थे, उससे ज़्यादा अगर ओवर एंड अबव पैसा दिया, दैट मीन्स उसने गुडविल पे की है। और अगर परचेज कंसिडरेशन कम दिया उसने जिसको एक्वायर किया उसके नेट एसेट्स के कंपैरेटिवली, तो कैपिटल रिजर्व है। अब आप क्या यूज़ कर सकते हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, ठीक है, अमेलगमेशन के अंडर। ठीक है, तो अच्छा, अब जो ये आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है ना, ये आपको जो बुक में एंट्रीज दे रखी हैं, तो एक बार आप क्या है वो एंट्रीज आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी वैसे हमने आगे किया हुआ है। फिर है आपको ये क्वेश्चन आया, 1 से 2 बार आया ये, परफॉर्मा बताना था आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का एंड एफिशिएंसी अकाउंट का। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है एज इट इज़। ठीक है, तो परफॉर्मा ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी पूछा है और डेफिशिएंसी अकाउंट भी पूछा है, तो यहाँ पे आपको दे दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं होता क्या है ये। देखो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का मतलब होता है ये एक समरी होती है। ठीक है,
कंपनी के एसेट्स की लायबिलिटी की एट द एंड ऑफ इंसॉल्वेंसी, ठीक है, जब इंसॉल्वेंसी हो रही है तो उस डेट पे एसेट्स लायबिलिटी की समरी, सो दैट हम डिटरमाइन कर सके कि डेफिशिएंसी आ रही है या सरप्लस आ रहा है। तो अगर हम परफॉर्मा की बात करें तो ये आपको परफॉर्मा दे रखा है। अब आपको क्या करना है कि जो ये स्ट्रक्चर है ये लर्न करना है। अगर आप थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करने जा रहे हो तो आपको इतना तो करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप न्यूमेरिकल नहीं कर रहे हो, थ्योरी ही प्रिपेयर कर रहे हो, तो एटलीस्ट फिर आपको ये वाला पार्ट क्या है करना पड़ेगा, जिसमें आप वो एसेट्स जो कि स्पेसिफिकली प्लेस्ड नहीं है एज पर लिस्ट है, ये सारे एसेट्स ही हैं, ठीक है, नाम लिख देने हैं। फिर आप एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड है जो एज पर लिस्ट भी, तो यहाँ पे आपको ये याद रख लेने हैं, एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू ड्यू टू। अब देखो ये फिगर्स आप याद करो ना करो, बट आपको क्या है ये स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। फिर यहाँ पे देखो समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स दे रखे हैं, तो ये आप क्या है थोड़ा सा देख सकते हो। फिर डेफिशिएंसी अकाउंट है। डेफिशिएंसी अकाउंट एक्सप्लेन करता है कि हाउ द डेफिशिएंसी या फिर सरप्लस जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में है वो अराइज कैसे हुआ है, ठीक है। कंपेयर करते हैं हम उसको नेट एसेट से लायबिलिटी के साथ और हमें पता लगता है। तो होता क्या है डेफिशिएंसी या सरप्लस अकाउंट, ये वो स्टेटमेंट होती है जो प्रिपेयर की जाती है ड्यूरिंग कंपनी की जब लिक्विडेशन हो रही है तब, सो दैट शो करें हम कि जो कंपनी है उसने लॉस हुआ है उसको या सरप्लस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ये एक्सप्लेन करता है कि हाउ द जो डेफिशिएंसी है सरप्लस है वो अक्कर हुआ है बिजनेस के ऑपरेशन के दौरान। तो परफॉर्मा अगर हम इसकी बात करें तो परफॉर्मा ये दे रखा है आपको, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको देखना तो पड़ेगा, लर्न तो करना पड़ेगा अगर आप क्या है थ्योरी के ही पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो, ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं। अदरवाइज मैंने कहा परचेज कंसिडरेशन जो टॉपिक है उसके आने के चांसेस होते हैं, और जो भी हम माइनॉरिटीज़ इंटरेस्ट पढ़ा हमने, फिर कैपिटल और रिवेन्यू प्रॉफिट पढ़ा हमने, ठीक है, और जो भी वो टॉपिक पढ़े वो आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। फिर आपको एक ये क्वेश्चन आया हुआ है कि राइट डिफरेंस आपको बताना है इनके ऊपर। पहला है इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो इनके बीच का अगर हम डिफरेंस पढ़े तो देखो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, जब भी आप चेंज कर रहे हो, ठीक है, कंपनी के अंदर उसको रीस्ट्रक्चर कर रहे हो, अपनी कंपनी की कैपिटल को रीस्ट्रक्चर कर रहे हो, तो इंटरनली आपने कंपनी की रिकंस्ट्रक्शन कर ली। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है एक नई कंपनी फॉर्म हो जाती है और वो टेक ओवर कर लेती है बिजनेस ओल्ड कंपनी का, ठीक है। अगर हम लीगल आइडेंटिटी की बात करें तो देखो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में आपने सिर्फ कैपिटल स्ट्रक्चर को बदला है, तो क्या लीगल आइडेंटिटी चेंज होगी? नहीं, सेम लीगल एंटिटी कंटिन्यू रहेगी। बट अगर हम बात करें एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन की तो यहाँ पे जो लीगल आइडेंटिटी है कंपनी की, हो सकता है वो डिसॉल्व हो जाए क्योंकि नई कंपनी क्या है बन रही है। फिर आता है अप्रूवल। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में एज सच कोई बड़ा अप्रूवल आपको बाहर से नहीं लेना होता है, सिर्फ शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, इनसे लेते हो। बट अगर हम बात करें एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन की तो यहाँ पे तो रिक्वायर चाहिए ना, क्योंकि आपको फॉर्म करना है एक नई कंपनी, तो रजिस्ट्रेशन वगैरह ये सब क्या है नई कंपनी के लिए आपको चाहिए। एग्जाम्पल देख लो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का। तो अगर हम बात करें एग्जाम्पल, तो जैसे आपने कैपिटल रिड्यूस कर दी, राइट ऑफ कर दिए लॉसेस, तो आपने स्ट्रक्चर में चेंज किया है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का बात करें तो एबीसी लिमिटेड क्लोज हो गई और जो XYZ लिमिटेड है वो क्या है उसने उसको टेक ओवर कर लिया। यूज़ की बात करें तो देखो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आप कब यूज़ करते हो, जब इंटरनली आप क्या कर रहे हो रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो ये यूज़ होता है जब कंपनी को क्या है हम तो भाई इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आप यूज़ कर सकते हो जब कंपनी को क्या है रिवाइव होना है, पर ऐसा नहीं है कि उसको स्टार्ट करना है कंपनी को। और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पे जब उसको फ्रेश स्टार्ट चाहिए कंपनी को, ठीक है, उसको न्यू एंटिटी चाहिए तब। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन करो प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स होल्डिंग कंपनी के बारे में आपको बताना है। तो देखो ये टॉपिक हर बार आया है आपको, ठीक है, तो आपको ये अच्छे से करके जाना है। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट क्या होते हैं, ये वो प्रॉफिट होते हैं जो अर्न किए हैं सब्सिडरी कंपनी ने, कब, जब उसको होल्डिंग कंपनी ने एक्वायर नहीं किया था, तो उससे पहले के जो भी प्रॉफिट है वो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है। ये अवेलेबल नहीं होते होल्डिंग कंपनी के लिए एज अ डिविडेंड, इसे ट्रीट किया जाता है कैपिटल प्रॉफिट और शो किया जाता है कैपिटल रिजर्व में। फिर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट की बात करें तो ये वो प्रॉफिट होते हैं जो अर्न किए हैं सब्सिडरी कंपनी ने, बट जब उसको होल्डिंग ने क्या है एक्वायर किया था। होल्डिंग कंपनी शेयर करती है इस प्रॉफिट को, ठीक है, इंक्लूड करती है एज अ इनकम। ये जो प्रॉफिट है इसे रेवेन्यू रिजर्व में शो किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी शो करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे होल्डिंग कंपनी ने एक्वायर किए 60% शेयर सब्सिडरी कंपनी के 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई से पहले का जो भी प्रॉफिट हो रहा होगा जैन से जून तक का, वो प्री एक्विजिशन हो गया। और प्रॉफिट अर्न जो जुलाई से दिसंबर तक का हुआ होगा, अगर हम जनवरी से दिसंबर तक का ले रहे हैं अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है, तो वहाँ फिर वो क्या हो जाएगा जुलाई से दिसंबर तक का पोस्ट एक्विजिशन, ठीक है। तो डिफरेंस आपको दे रखा है, आप पढ़ सकते हो। मीनिंग क्या है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का, वो प्रॉफिट जो अर्न किया गया है बिफोर होल्डिंग कंपनीज एक्वायर्ड शेयर, जब क्या होल्डिंग कंपनी ने अभी तक एक्वायर नहीं किए थे सब्सिडरी के शेयर्स को। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट क्या होते हैं, वो प्रॉफिट जो अर्न किए गए हैं आफ्टर, जब होल्डिंग कंपनी ने उन्हें एक्वायर कर लिया था।
नेचर की बात करें तो भाई कैपिटल प्रॉफिट माना जाता है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट को। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को कंसिडर किया जाता है रेवेन्यू एक्सपेंस। यूज़ फॉर प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट के लिए अवेलेबल होते हैं, तो भाई ये वाले तो अवेलेबल नहीं होते प्री एक्विजिशन वाले एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, बट हाँ इस वाले को क्या अवेलेबल किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन एज अ डिविडेंड। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें तो प्री एक्विजिशन वाले जो प्रॉफिट हैं उन्हें हम क्रेडिट करते हैं कैपिटल रिजर्व में, ठीक है, इन होल्डिंग कंपनीज बुक। और अगर हम पोस्ट एक्विजिशन की बात करें तो इसे क्रेडिट किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पर्पस की बात करें तो जो फर्स्ट वाला है इसे हम यूज़ करते हैं कैलकुलेट करने के लिए कि कैपिटल प्रॉफिट कितना हुआ है, गुडविल कितना हुआ है कंसोलिडेशन पे, तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट निकाले जाते हैं। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है, इसे हम निकालने का पर्पज़ ये होता है कि यूज़ कितना, मतलब कि इनकम डिविडेंड ये सब क्या है देखना है, तो उसके लिए यूज़ करना पड़ेगा प्रॉफिट, तो निकालना है प्रॉफिट। एग्जाम्पल देख सकते हो, अभी हमने पढ़ लिया कि शेयर एक्वायर किए हैं 1 जुलाई को, तो उससे पहले का प्रॉफिट हो जाएगा प्री एक्विजिशन, और अगर 1 जुलाई के बाद का जो भी प्रॉफिट है वो क्या है, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कहलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया है, व्हाट अकाउंटिंग एंट्रीज शुड बी पास्ड इन द बुक ऑफ ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी कंपनी इन द इवेंट ऑफ अमलगमेशन। तो जब अमलगमेशन हो रहा है तो ट्रांसफरर भी अपनी बुक्स में कुछ एंट्रीज करेगा और ट्रांसफरी भी अपने बुक्स में कुछ एंट्रीज करेगा। तो आपको पूछा है कि उसे एक्सप्लेन करो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जनरल एंट्रीज है, यहाँ पे आपको थोड़ी लर्न करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आप क्या है मतलब कि एक स्टोरी बना के क्या है एंट्रीज को लर्न कर सकते हो कि हाँ भाई अगर वो ये उसके पास ये एसेट्स आएंगे तो वो ये करेगा, ऐसे ऐसे करके क्या आप थोड़ी बहुत एंट्रीज को लर्न कर सकते हो। हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं अमलगमेशन क्या होता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा कंपनीज क्या है मर्ज हो रही हैं और फॉर्म कर रही हैं एक नई एंटिटी को, ठीक है, या एक कंपनी को। तो यहाँ ये लिखा है अमलगमेशन का मतलब 2 और मोर कंपनीज मर्ज हो रही है फॉर्म करने के लिए न्यू एंटिटी, और 1 कंपनी एब्जॉर्व कर रही है या तो अदर को, ठीक है। तो 2 पार्टीज होती है यहाँ पे, एक होती है ट्रांसफरर कंपनी, एक होती है ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरर कंपनी वो कंपनी है, ठीक है, द कंपनी विच इज़ गेटिंग मर्ज, जो क्या है मर्ज होने जा रही है, सोल्ड कंपनी, ठीक है, जो सोल्ड हो रही है। ट्रांसफरी कंपनी क्या है, वो कंपनी जो एब्जॉर्व कर रही है ट्रांसफरर को, परचेजिंग कंपनी। तो यहाँ लिखा हुआ है देखो, 2 या 2 से ज़्यादा कंपनी अगर मर्ज हो रही है और नई एंटिटी बना रही है, या फिर एक कंपनी दूसरे को ऑब्जर्व कर रही है। अब जनरल एंट्रीज अगर हम बात करें, अगर हम देखें ट्रांसफरर अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, ट्रांसफरर कौन है, ठीक है, ट्रांसफरर कंपनी कौन सी है जो क्या है मतलब कि मर्ज हो रही है, ठीक है। तो देखो जरा क्या होगा, सबसे पहले ओपन किया जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट एंड ट्रांसफ़र करे जाएंगे वेरियस एसेट्स जो भी टेक ओवर कर रही है ट्रांसफरी कंपनी, ठीक है, एंड जो भी रियलाइजेशन है वो देखी जाएगी। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम किसकी बुक्स बना रहे हैं, हम बना रहे हैं ट्रांसफरर की। और ट्रांसफरर आपको ये देख लेना है कि जो कंपनी मर्ज होने जा रही है, ठीक है, तो वो अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का हिसाब पहले देखने वाली है। तो रियलाइजेशन अकाउंट खोलेगी वो, ठीक है, तो वहाँ पे वो क्या है एसेट्स को उसमें डालेगी, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वेरियस एसेट्स, ठीक है, इंडिविजुअली। फिर ट्रांसफ़र करेगी वो लाइबिलिटीज़ को भी, तो वेरियस लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू रियलाइजेशन। फिर मेक ड्यू द परचेज कंसिडरेशन फ्रॉम द ट्रांसफरी कंपनी, तो ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। रिसीव करेगी जब परचेज कंसिडरेशन ट्रांसफरी कंपनी से, तो बैंक अकाउंट उसके बाद पैसा आएगा, ठीक है, हो सकता है शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनियों ऑन टू ट्रांसफरी कंपनी। फिर रियलाइज करेंगे उन एसेट्स को, ठीक है, जो कि हैव नॉट टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी कंपनी, तो उनको क्या है रियलाइजेशन करवाया जाएगा। ये है अगर लॉस हुआ है तो यहाँ पे डेबिट में आ रहा है, और अगर प्रॉफिट हुआ है उनमें तो वो क्रेडिट पे आ रहा है। फिर जब क्या है डिस्चार्ज कर रहे हो लाइबिलिटीज़ को जो अभी टेक ओवर नहीं किया उन्होंने, तो वही रिस्पेक्टिव लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो ये थी जनरल एंट्रीज। फिर और है अगर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है कोई, तो वो भी क्या है आप बैंक से काटोगे, रियलाइजेशन टू बैंक आ जाएगा, ठीक है। एंड इफ़ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस आर टू बी मेट बाय ट्रांसफरी कंपनी, अगर वो कर रही है तो क्या है, फर्स्ट ऑल्टरनेटिव तो है नो एंट्री, सेकंड ऑल्टरनेटिव में आपको बताया है ये एंट्री। फिर है मेक द पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो प्रेफरेंस शेयर्स को भी उनका क्या पैसा देना होता है, तो यहाँ पे बताया हुआ है पैसे दे रखे हैं, तो टू बैंक आ गया, ठीक है। फिर 9th स्टेप है क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट कर रहे हो, तो अगर प्रॉफिट हुआ है तो रियलाइजेशन टू इक्विटी शेयर होल्डर, लॉस हुआ है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स टू रियलाइजेशन। फिर 10th स्टेप है ट्रांसफर इक्विटी शेयर्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स टू इक्विटी शेयर होल्डर, तो ये देखो सारे जो भी रिजर्व वगैरह जो भी हैं आपके वो सारे के सारे डेबिट हो गए, और किसको गए, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। फिर 11th है ट्रांसफर एक्यूमुलेटेड लॉसेस फिक्टिशियस एसेट्स हैं, तो वही इक्विटी शेयर जो इक्विटी शेयर है अकाउंट वो डेबिट हो जाएगा, और बाकी सारे ये सरप्लस डिस्काउंट प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस सारे क्या हैं ये क्रेडिट हो जाएंगे। फाइनल पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर को जो दी जा रही है वो है इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर्स और टू कैश, या तो शेयर के फॉर्म में या तो कैश के फॉर्म में, ठीक है।
तो ये था क्वेश्चन। उसके बाद है इफ़ द अमलगमेशन। अब देखो ये भी ना आपको क्वेश्चन आया हुआ है कि आपको बताने हैं। अब हम देखते हैं कि ट्रांसफरी कंपनी में क्या है, अकाउंटिंग कैसे होने वाली है। तो ट्रांसफरी कंपनी में कैसे होगी, तो ट्रांसफरी कंपनी का देख लो। अगर जो अमलगमेशन है इन नेचर ऑफ मर्जर है या फिर अमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज है, तो मेथड ऑफ अकाउंटिंग इधर रहती है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड और इधर रहती है परचेज मेथड। तो देखो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, रिकॉर्ड करोगे एसेट्स लायबिलिटी को, रिकॉर्ड करोगे रिजर्व्स को, ठीक है। फिर रिकॉर्डिंग होगी बैलेंस ऑफ सरप्लस की, फिर डिफरेंस बिटवीन परचेज कंसिडरेशन एंड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ ट्रांसफर कंपनी देखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे क्या दे रखी हैं, इसकी सारी की सारी जर्नल एंट्रीज दे रखी हैं। उसके बाद आप इधर भी देख सकते हो इस साइड, जब परचेज मेथड है तो वही एसेट्स को रिकॉर्ड करोगे, लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करोगे, रिजर्व्स देखोगे, बैलेंस शीट वगैरह देखोगे। तो ये सारे क्या है यहाँ पे, बस आपको जर्नल एंट्रीज देख लेनी है। तो जर्नल एंट्रीज आप देख सकते हो, ये एंट्री परचेज और बिजनेस, अगर एंट्री कर रहे हो परचेज और बिजनेस की, तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू लिक्विडेटर ऑफ द ट्रांसफर कंपनी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है इसकी एंट्रीज होंगी। आप एक बार एंट्रीज देख सकते हो, ये आपको ये नोट्स में मिल जाएंगी। और अगर आपको जो ये हम पढ़ रहे हैं इनके नोट्स चाहिए, जो सेक्शन ए के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है, सेक्शन बी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं एंड सेक्शन सी के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो इनके नोट्स आपको मिल जाएंगे। ये पेड होते हैं सबसे पहले तो, और अगर किसी को बाय करने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप क्या है टेलीग्राम का लिंक होगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो ज्वाइन करोगे आप तो आपको डिटेल्स क्या है प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। अब है नेक्स्ट आपका व्हाट इज मेंट बाय कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, हाउ इज इट प्रिपेयर्ड। ये क्वेश्चन भी आपको बहुत बार आया है कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट क्या होती है और कैसे इसे प्रिपेयर किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते। तो मीनिंग ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का क्या मतलब होता है, तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एक ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज होल्डिंग कंपनी के एंड उसकी सब्सिडरी कंपनी के कंबाइंड करके लिखे जाते हैं, सो दैट हम प्रेजेंट करें उनकी फाइनेंशियल पोजीशन को एक सिंगल एंटिटी के तौर पे, ठीक है। ये लीगली मतलब ये तो नहीं कह रहे कि हम मैंडेटरी है, बट इसको प्रिपेयर किया जाता है भाई बेनिफिट्स ऑफ शेयर होल्डर के लिए। ये हेल्प करता है शेयर होल्डर की कि आप क्या है, इट हेल्प शेयर होल्डर ऑफ होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स को ये हेल्प करता है कि वो अंडरस्टैंड कर सके फाइनेंशियल कंडीशन क्या चल रही है उसकी सब्सिडरीज की। इंस्टेड ऑफ शोइंग द इन्वेस्टमेंट इन द सब्सिडरी, हम इसमें ये नहीं देखते कि भाई हमारी इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी में है, ये नहीं शो करते, हम नेट एसेट्स देखते हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटी सब्सिडरी कंपनी के शोन किए जाते हैं, ठीक है। ये आइडिया है, ये द आइडिया इज़ टू रिप्लेस द इन्वेस्टमेंट इन द सब्सिडरी। ये मतलब कि ये है बेसिकली कि आप इन्वेस्टमेंट नहीं दिखा रहे हो उसको, बल्कि एक्चुअल एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को क्या है रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की बात करें तो सबसे पहला स्टेप है कंबाइन करते हो आप सारे एसेट्स और लायबिलिटी को होल्डिंग कंपनी के एंड सब्सिडरी कंपनी के, ठीक है। डू नॉट इंक्लूड, इसमें आप इंक्लूड क्या नहीं करते हो, जो भी इन्वेस्टमेंट है आपकी सब्सिडरी शेयर्स में, सब्सिडरी शेयर में, ठीक है। रीजन, जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑलरेडी रिफ्लेक्ट कर रही है सब्सिडरी एसेट्स लायबिलिटी में, तो उसको शो कैसे करोगे, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क आ जाएगा। नेक्स्ट है कैलकुलेट करोगे फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या है। तो जब होल्डिंग कंपनी क्या है, व्हेन द होल्डिंग कंपनी डज नॉट ओन 100% ऑफ द सब्सिडरी शेयर, तो जब वो 100% पूरा उसने नहीं शेयर उसके बाय किए हैं, तो जो पोर्शन बच गया है वो किसका होता है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो जो शेयर है जो इनका शेयर है नेट एसेट्स ऑफ द सब्सिडरी शोन एज अ, अलग से दिखाया जाता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑन द किस साइड, लायबिलिटी साइड, ठीक है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में ऐसे निकालते हैं इसको, देख सकते हो आप। स्टेप 3 क्या है, कैलकुलेट करो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या फिर गुडविल। अगर जो भी परचेज प्राइस आपने पे किया है वो ज़्यादा है तो गुडविल दे दी, ठीक है। तो यही एक्सेस वाले कोई गुडविल या कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बोलते हो। इसमें फॉर्मूला यहाँ दे रखा है, आप देख सकते हो। फिर है डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट। प्री एक्विजिशन वाले हैं तो वो कैपिटल हो जाएंगे, पोस्ट एक्विजिशन वाले हैं तो वो रेवेन्यू हो जाएंगे। इनको भी डिफरेंशिएट करो तभी तो पता लगेगा ट्रू वैल्यू। एलिमिनेट करो जो भी कॉमन ट्रांजैक्शंस है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि भाई कॉमन ट्रांजैक्शंस को हटाना होता है, एलिमिनेट करना होता है, सो दैट डुप्लीकेशन हट जाए। ये एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। जैसे कि डेटर एंड क्रेडिटर्स हो गया, बिल रिसीवेबल, पेबल हो गया, ठीक है, या अनरियलाइज्ड कोई प्रॉफिट है। फिर आपको यहाँ बताया हुआ है, एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया, और फॉर्मेट आपको दे के आना है, फॉर्मेट ये रहा, ठीक है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का ये रहा। फिर नेक्स्ट है लोन बिटवीन होल्डिंग एंड सब्सिडरी। तो समटाइम्स लोन क्या है और एडवांसेस क्या है दिए जाते हैं होल्डिंग कंपनी को, सब्सिडरी कंपनी मतलब होल्डिंग कंपनी देती है सब्सिडरी कंपनी को। तो ये क्रिएट करता है एक एसेट, ठीक है, लेंडर की बैलेंस शीट में, और लायबिलिटी ये क्रिएट करता है बोरोवर की बैलेंस शीट में। तो ट्रीटमेंट क्या है इन लोन का, इसको कैंसिल आउट करो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, क्योंकि इंटरनल ट्रांजैक्शन है, ठीक है। एग्जाम्पल दे रखा है। फिर स्टेप 6 है ट्रीटमेंट करो जो भी अनरियलाइज प्रॉफिट है। अभी हमने पढ़ा अनरियलाइज प्रॉफिट क्या होते हैं, तो देखो आपको इसी के टॉपिक से आया हुआ है।
तो सबसे पहला है आपका गुड्स आर सोल्ड बिटवीन होल्डिंग एंड सब्सिडरी। तो गुड्स अगर सोल्ड हुए हैं होल्डिंग और सब्सिडरी में, ठीक है, तो वो इंटरनल ट्रांजैक्शन होती है। सम गुड्स अगर अनसोल्ड रह गए बैलेंस शीट की डेट पे, तो जो पार्ट ऑफ प्रॉफिट है इसका वो अनरियलाइज्ड है, तो इसको हम नहीं मतलब सोल्ड कर पाए आउटसाइडर को, तो अनरियलाइज प्रॉफिट को एलिमिनेट करना पड़ेगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट से, ठीक है। एडजस्टमेंट देख लो, एसेट साइड रिड्यूस कर दिया जाएगा क्लोजिंग स्टॉक से और लाइबिलिटी साइड में रिड्यूस कर दिया जाएगा P&L से। अभी तक हमने इतनी बार पढ़ लिया, ये आपको पता ही लग गया होगा। तो इसी कंसेप्ट से देखो बार बार आए हैं। इनफैक्ट कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के स्टेप्स अगर आप अच्छे से कर लोगे तो आपको बीच में कुछ भी पूछ लिया जाए, माइनॉरिटी इंटरेस्ट पूछ लिया जाए, आप वो कर सकते हो। प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट पूछ लिया जाए, वो कर सकते हो। तो क्योंकि ये सारा जो ट्रीटमेंट है ये हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हुए करते हैं, ठीक है। तो समरी आप यहाँ पे देख सकते हो क्या किया, पहले कंबाइन किया सारे एसेट्स लाइबिलिटी को, फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाला, फिर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब गुडविल निकाली, फिर कैपिटल और रिवेन्यू प्रॉफिट को अलग किया, एलिमिनेट किया कोई कॉमन ट्रांजैक्शन है तो, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है होली ओन्ड एंड पार्टली ओन्ड सब्सिडरी क्या होती है, ठीक है। तो इसको भी आपको अच्छे से करना है। भाई सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, वो कंपनी जिसमें क्या है अनदर कंपनी मतलब होल्डिंग कंपनी का कंट्रोल है, ठीक है, 50% शेयर से ज़्यादा। और होली ओन्ड सब्सिडरी क्या होगी, जिसमें 100% शेयर्स क्या है होल्डिंग कंपनी के हैं उस सब्सिडरी कंपनी में, ठीक है। पार्टली ओन्ड कंपनी क्या है, मोर देन 50% है बट 100 से कम है, 100% से कम है। होली ओन्ड एंड पार्टली ओन्ड सब्सिडरी, तो हमने देख लिया ना, होली ओन्ड क्या होती है जिसमें 100% सब्सिडरी के शेयर्स आपके पास है, पार्टली ओन्ड में क्या है 50 से ज़्यादा है पर 100 से कम है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाला कंसेप्ट भी आता है जो कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते समय हमें निकालना पड़ता है। फिर होल्डिंग कंपनी क्या होती है, ये भी पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय होल्डिंग कंपनी। तो देखो होल्डिंग कंपनी वो कंपनी है जिसने होल्ड की है किसी भी कंपनी के 50% से ज़्यादा इक्विटी शेयर्स को, ठीक है, और वो उसकी सब्सिडरी कहलाई जाती है। इस होल्डिंग कंपनी का कंट्रोल होता है सब्सिडरी की पॉलिसीज़ में, सब्सिडरी कंपनी के पॉलिसीज़ में, डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। ये आपको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 में, ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 के। एग्जाम्पल आपको बताया है। फिर मीनिंग ऑफ होल्डिंग कंपनी हमने देख लिया ना, होल्डिंग कंपनी वो कंपनी है जिसने एक्वायर किया है 50% से ज़्यादा इक्विटी शेयर्स अनदर कंपनी के, जिसे सब्सिडरी कंपनी बोल रहे हैं हम। फिर ऑब्जेक्टिव यही होता है कि एलिमिनेट, अगर क्यों कर रहे हो होल्डिंग कंपनी क्यों करती है, सब्सिडरी कंपनी को क्यों लेती है, तो बहुत से होते हैं इसके ऑब्जेक्टिव। जैसे यहाँ लिखा है एक ऑब्जेक्टिव कि एलिमिनेट करो कंपटीशन, अचीव करो इकोनॉमीज इन प्रोडक्शन में, मैनेजमेंट में, ठीक है। तो यहाँ यही लिखा है होल्डिंग कंपनी को कैसे डिफाइन किया गया है। एडवांटेज भी पूछे हैं आपसे तो ये भी देख लेते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो देखो होल्डिंग कंपनी क्या एडवांटेज है, कंट्रोल मिल जाता है उसको लेस कैपिटल के ही साथ, क्योंकि कैपिटल वगैरह तो उन्होंने की लगी हुई है, बस आपने क्या है कंट्रोल ले लिया वहाँ से। रिस्क मैनेजमेंट हो जाती है, ये फाइनेंशियल रिस्क को लिमिट कर देता है क्योंकि ऑपरेशन तो सबके अलग अलग ही हैं, आपके अलग काम करने का ढंग है, उनका अलग है। सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट होता है, आप स्ट्रेटजिक प्लानिंग तरीके से क्या अपने अकॉर्डिंग क्या वहाँ का डिसीजन मेकिंग चला सकते हो। टैक्स बेनिफिट मिल जाते हैं बहुत सारे। ईज़ ऑफ एक्सपेंशन होता है, अगर आपको एक्सपैंड करना है तो एक अच्छा आपके पास वो है कि नई कंपनी ना खोलते हुए सब्सिडरी कंपनी में ही क्या है आपने ज़्यादा शेयर्स ले लिए। फिर एसेट प्रोटेक्शन, लाइबिलिटी लिमिटेड टू द स्पेसिफिक सब्सिडरी आपकी, तो प्रोटेक्ट होता है इससे होल्डिंग कंपनी अदर एसेट्स भी। स्पेशलाइजेशन है, ये सब्सिडरी फोकस कर सकती है अपने बिजनेस एरिया में जिससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, बस आपको प्रॉफिट मिलेंगे। डिसएडवांटेज क्या है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है ना मैनेज करना मल्टीपल सब्सिडरीज को, ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी आ सकती है, अच्छे से आप हो सकता है रेगुलेट ना कर पाओ। नेक्स्ट है रेगुलेटरी कंप्लायंस, स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस हैं, ठीक है, तो आपको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना पड़ता है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, हो सकता है कि भाई हमें ना पता लग रहा हो एक्चुअल में क्या चीज़ें चल रही हैं, है ना। फिर है रिस्क ऑफ मिस मैनेजमेंट, अगर मान लो बहुत ही ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड काम हो रहा है तो फिर पुअर डिसीजन मेकिंग हो सकती है जो अफेक्ट करे सारी की सारी सब्सिडरीज को। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो डिसएग्रीमेंट हो सकता है, ठीक है, होल्डिंग और सब्सिडरी मैनेजमेंट के बीच में। हाई कॉस्ट आती है मेंटेन करना मल्टीपल एंटिटीज़ को, हाई लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट कॉस्ट आती है इससे। फिर आपका क्वेश्चन आया व्हाट इज़ होली ओन्ड एंड पार्टली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी, तो अभी हमने पढ़ा होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी जिसके सारे शेयर्स ही होल्डिंग कंपनी ने ले रखे हैं। पार्टली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, वो जिसकी मेजॉरिटी ऑफ शेयर क्या है होल्डिंग कंपनी ने लिए हैं, मतलब 50% से ज़्यादा। तो मेन बात यहाँ पे प्रोविजन पूछा था आपको, तो यहाँ पे प्रोविजन ऑफ सेक्शन 19 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है, ये सेक्शन प्रोहिबिट करता है कंपनी फ्रॉम होल्डिंग शेयर्स इन इट्स ओन होल्डिंग कंपनी। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, दिस सेक्शन प्रोहिबिट अ कंपनी फ्रॉम होल्डिंग शेयर्स इन इट्स ओन होल्डिंग कंपनी, ठीक है। तो नो कंपनी जो इंक्लूड है इसके नॉमिनीज भी इसमें वो होल्ड नहीं कर सकती है शेयर्स अपनी होल्डिंग कंपनी में,
ठीक है। एनी सच अलॉटमेंट है और ट्रांसफ़र है उसे कंसिडर किया जाएगा इनवैलिड। हाउएवर जो ये रूल है ये अप्लाई नहीं होता फॉलोइंग केसेस में, अगर सो सब्सिडरी होल्ड कर रही है शेयर एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, किसी डिसीज मेंबर के, या शेयर्स हेल्ड किए हैं एज अ ट्रस्टी, ठीक है, किसी ने, अगर सब्सिडरी कंपनी ऑलरेडी, इफ द सब्सिडरी कंपनी ऑलरेडी उसने हेल्ड किए हुए शेयर बिफोर बिकम अ सब्सिडरी। इवन इन दिस एक्सेप्शन जो सब्सिडरी है हैज़ द राइट टू वोट होता है ओनली लीगल रिप्रेजेंटेटिव और ट्रस्टी में, नॉट एज ओनर। होल्डिंग कंपनी इज वन विदाउट शेयर कैपिटल, देन दिस सेक्शन अप्लाई टू द मेंबरशिप इंटरेस्ट नॉट जस्ट शेयर। एडवांटेज देख लो, पढ़ लिया हमने, प्रमोट कॉम्बिनेशन मूवमेंट, रिक्वायर होता है लेस इन्वेस्टमेंट इसमें, ठीक है। तो ये सारे थे टॉपिक आपके। यहाँ पे इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस ये था कि भाई आपने ये क्वेश्चन अच्छे से करके जाने हैं। इस क्वेश्चन में ज़्यादा आपके एंड से लर्न करने वाला टॉपिक है। एक जो परचेज कंसिडरेशन वाला था वो फुल फ्लेज मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है, तो वो आपको अच्छे से करके जाना है। प्लस 4 से 5 टर्म्स हैं जिनके ऊपर आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, लाइक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट क्या होती है, होल्डिंग कंपनी क्या होती है, सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, इनके एडवांटेजेस, इनके रिगार्डिंग अगर कोई प्रोविजंस हैं तो वो। उसके बाद प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट क्या होते हैं, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट क्या होते हैं, इनकी कैसे ट्रीटमेंट होती है बैलेंस शीट में, कहाँ इनको दिखाया जाता है कंसोलिडेशन में। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन आ रहा है कि रिवेन्यू प्रॉफिट और कैपिटल प्रॉफिट क्या होते हैं, है ना, वो आ रहा है। उसके बाद आपको क्या है, एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। बाकी आपको जर्नल एंट्रीज आ रखी हैं, ठीक है, ट्रांसफरर और ट्रांसफरी कंपनी के। तो ये क्वेश्चन अगर आपको है ना कि जर्नल एंट्री में क्या करना है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको करके चले जाना है। फिर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बता दिए हैं। सबसे पहले तो आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है वो अच्छे से करके जाना है, ठीक है। फिर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट क्या होते हैं, कैपिटल रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होते हैं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के डिटेल में स्टेप्स, ठीक है, वो सारे करके जाने हैं। ट्रांसफरर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी के बुक्स में जो एंट्रीज है, अगर आपको ये है कि एंट्रीज में से क्या लर्न करके जाना है तो वो लर्न करके जा सकते हो आप। फिर परचेज कंसिडरेशन वाला टॉपिक तो मस्ट है, उसको करके ही जाना है आपको। मैथड्स हैं जो वो करके जाने हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया है डिटेल में, ठीक है। उसके बाद एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का हमने यहाँ पर डिफरेंस देखा था, वो आप करके जा सकते हो, ठीक है। फिर होल्डिंग कंपनी क्या होती है, सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, उनके रिलेटेड प्रोविजंस क्या होते हैं, वो करके जाने हैं आपको। एंड उसके बाद कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट वाला जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से करके जाना है। इवन उसके स्टेप्स से ही आपसे क्या क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। एंड ये थे कुछ क्वेश्चंस। होप आपको ये सारे के सारे समझ आए होंगे। आपको करना है, ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो थी, तो आपको क्या अपनी बुक से एक बार डिटेल में भी करना है, ठीक है। और अगर किसी को ये नोट्स चाहिए, ठीक है, जो कि ईजी टू अंडरस्टैंड है, तो आप टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको सेक्शन ए के, सेक्शन बी के और सेक्शन सी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके नोट्स अवेलेबल हैं, तो आप क्या है मैसेज कर सकते हो, आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करो, इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको कोई थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, इसी वीडियो के कमेंट में लिख सकते हो, क्योंकि एक वीडियो ना आपके क्वेश्चन आंसर्स जो होंगे उन पे आएगी, क्योंकि हम क्या करते हैं सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करते हैं जो इंपॉर्टेंट है। बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो क्या है आप पूछते हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट में उन्हें लिख सकते हो, क्योंकि एक वीडियो एग्जाम से पहले आपके आएगी जिनमें आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो आप कमेंट में लिखो, तो उनको क्या है उन सब पे वीडियो बना के मतलब कि उस पर हम वीडियो बनाएंगे और लाने की कोशिश की जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करना, अपना फीडबैक भी कमेंट में देना, एंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है, सो दैट पता लगे कि हाँ बच्चे देख रहे हैं सब्जेक्ट के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।